अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देखते हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम साइकिल लैब मैनुअल को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इस लैब मैनुअल के अंदर सबसे पहले हमें पॉइंटर्स के बारे में बताया गया कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो पॉइंटर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम जो है ना एड्रेसेस जो है ना उनको होल्ड कर सकते हैं, और वो एड्रेसेस किस चीज़ के होंगे, मेमोरी के एड्रेसेस होंगे। और पॉइंटर्स की डाटा टाइप वो होगी जिस डाटा टाइप के एड्रेस को उन्होंने होल्ड करना है ना, उस डाटा टाइप से इनको हम डिक्लेयर करेंगे। एक एग्जांपल दी हुई है पॉइंटर्स की। इसमें सबसे पहले उन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर उन्होंने वैल्यू स्टोर की है 42। इंटीजर का एक वेरिएबल है जिसका नाम x है और उसके अंदर वैल्यू जो उन्होंने स्टोर किया वो है 42। फिर उसके बाद उन्होंने एक पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर किया है इंट स्टैटिक ptr। पॉइंटर का नाम ptr है और उसको इनिशियलाइज करवाया विद एड्रेस ऑफ x। अब जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ ये एम्परसैंड का जो सिंबल है ये लगाएंगे, तो एम्परसैंड का सिंबल लगाने से उसका हमें एड्रेस मिलता है। और पॉइंटर्स के अंदर हम क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। और हमारे पास ये पॉइंटर किस टाइप का था, इंटीजर डाटा टाइप का था। तो इसके अंदर हमने एड्रेस भी किस डाटा टाइप का स्टोर करवाया, एक इंटीजर के वेरिएबल का जो है ना एड्रेस हमने स्टोर करवाया। फिर उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है इंट y। अब y को हमने इनिशियलाइज करवाया विद पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर को डी रेफरेंस करके। अब जब भी हम किसी पॉइंटर के साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं ना, यानी स्टैरिक लगाते हैं, तो जो जिस एड्रेस को वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा ना, उस एड्रेस की लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी वो हमें मिल जाएगी। यानी जैसे ही मैं करता हूँ ना, सपोज कर लेना कि मेरे पास एक्स वेरिएबल रैम के अंदर जहाँ पे स्टोर्ड है उसका एड्रेस है ए बी, और यहाँ पे 42 स्टोर्ड है। फिर मेरे पास एक पॉइंटर है जिसका नाम है ptr, और ptr के पास क्या है, एड्रेस ऑफ x है, यानी ए बी एड्रेस है। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ ना स्टैटिक ptr, तो स्टैटिक ptr करने से मेरे पास क्या होगा कि ये जो एड्रेस पड़ा हुआ है ना, इस एड्रेस की लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है ना मुझे वो मिल जाएगी। तो स्टैटिक ptr लिखने से y के अंदर क्या हो जाएगा, 42 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक नल पॉइंटर लिया। हमने लिया इंट स्टैटिक, पॉइंटर का नाम हमने रखा नल पीटीआर। आप कोई भी नाम रख सकते हो, इसने नल अंडरस्कोर पीटीआर नाम रखा है और उसको इनिशियलाइज करवा दिया विद नल पीटीआर। अब नल पीटीआर में क्या होगा कि हमारा जो पॉइंटर ये क्रिएट हुआ ना जिसका नाम है नल पीटीआर, नल अंडरस्कोर पीटीआर, रैम में जहां पे उसको मेमोरी मिली है ना इस पॉइंटर को, वहां पे हमारे पास जो है ना कुछ भी स्टोर नहीं है, वहां पे नल है। तो ये नल हम जो है ना ये सिंपली एन यू डबल एल कैपिटल में भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम नल पीटीआर भी लिख सकते हैं। तो नल वाला पॉइंटर जो है ना वो कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स है ना, लाइक मतलब इंटीजर का हम सपोज करें हमने एक वेरिएबल लिया इंट एक्स। अब जैसे ही मैं इंट एक्स लिखूंगा ना, तो रैम के अंदर फौरी तौर पे जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना, तो फौरी तौर पे इसको 4 बाइट्स या 2 बाइट्स की जो है ना मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। लेकिन पॉइंटर्स के केस में क्या होगा कि पॉइंटर्स के केस में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं, एक तो ये था ना कि जब हमने उस प्रोग्राम को लिख के कंपाइल किया, उससे डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल हमने बनाई। अब डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे ही हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, उस प्रोग्राम को रैम के अंदर जो है ना वो जगह मिल जाएगी, उसके जो भी वेरिएबल्स हैं उनको जितनी जितनी जगह मिलनी है वो सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। दूसरे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे जो हम रन टाइम पे लेंगे। अब रन टाइम पे वेरिएबल्स में क्या होगा कि जब हम अपनी डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करेंगे, तो रन करते हुए उस दौरान जितनी हमें जरूरत पड़ेगी हम उतनी मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। अब ये हम रन टाइम पे मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, जिसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं। हमारे पास एक पॉइंटर है इंट स्टैटिक ptr, और इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद न्यू इंट। अब न्यू इंट से क्या होगा, कंपाइलर जब ये न्यू वाली स्टेटमेंट को देखेगा ना, तो न्यू वाली स्टेटमेंट को देखते ही वो क्या करेगा, इसको कंपाइल टाइम पे इग्नोर कर देगा। लेकिन जब रन टाइम पे वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, तो तब क्या होगा कि एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, एनोनिमस वेरिएबल होगा। वैसे जब हमने x क्रिएट किया था तो उसका नाम था x यहाँ पे लिखा हुआ था और साथ में उसका क्या था, एड्रेस था। लेकिन अब क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है तो उस वेरिएबल का कोई भी नाम नहीं है, वो एक अनोनिमस वेरिएबल है। रैम में कहीं पे उसको जगह एलोकेट हुई और फिर ये जो ptr पॉइंटर है उसको उसके पास जो है ना उसका एड्रेस स्टोर हो गया। तो जो ptr पॉइंटर है उसके पास ए बी एड्रेस स्टोर हो गया, जो हमारे पास रन टाइम पे हमने जो है ना क्रिएट किया। अब इस ptr पॉइंटर को यूज करके हम इस अनोनिमस वेरिएबल को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा स्टैटिक ptr, यानी ये जो ए बी है ना इसको मैंने डी रेफरेंस किया और डी रेफरेंस करके मैं इस लोकेशन पे आ गया और इसको इनिशियलाइज किससे करवा दिया, 10 से। तो ए बी में यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा।
फिर मैं करता हूँ सी आउट स्टैटिक पीटीआर, तो उससे मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। पीटीआर के पास जो एड्रेस है उसकी लोकेशन डी रेफरेंस होकर वहां पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने लिखा है डिलीट पीटीआर। जो भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, जब उसको हम यूज कर लेते हैं और उसका अब कोई भी यूज जो है ना वो हमें और नहीं चाहिए, तो हम उसको डिलीट भी करवा देते हैं। सिंपली डिलीट पीटीआर लिखने से क्या होगा कि इसको ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई है ये डिलीट हो जाएगी। ये पॉइंटर नहीं डिलीट होगा। हम यहाँ पे डिलीट लिखने के बाद इसको दोबारा से कोई मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, या इसको दोबारा से किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है ना वो इनिशियलाइज उससे इसको हम करवा सकते हैं। लेकिन डिलीट पीटीआर करने से क्या होगा कि ये जो डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट हुआ था ना रन टाइम पे वो डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद है इंट स्टैटिक ए डबल आर से मुराद है उसकी अरे, न्यू इंट, और इंट के साथ उसने साइज दिया 10 का। अब इससे क्या होगा कि एक 10 साइज की जो है ना वो अरे क्रिएट होगी रन टाइम पे, और इस ये जो 10 साइज की अरे क्रिएट होगी इसका कोई भी नाम नहीं होगा। ये जो हमारे पास वेरी फर्स्ट इंडेक्स है ना, जीरो इंडेक्स है जो, वैसे अरे का जो नाम होता है ना वो इसको पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम इसको डायनेमिकली क्रिएट करेंगे ना तो इसको कोई भी जो है ना वो पॉइंट नहीं कर रहा। तो अगर पॉइंट नहीं कर रहा तो फिर कैसे स्टोर होगा? ये जो वेरी फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस होगा ना, सपोज कर ले वो है A1 इसका एड्रेस, दूसरे का जो है वो है A2, इसका जो है वो एड्रेस है वो है A3। तो हमारे पास जो एड्रेसेस होंगे उसमें जो वेरी फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर के पास जो है ना वो स्टोर हो जाएगा। अब ये जो पॉइंटर है हमारा ARR, ये एक जो है ना अरे की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अगर मैं इसमें से करता हूँ ना अरे ऑफ जीरो, तो मैं ये जो जीरो इंडेक्स है इसको जो है ना वो एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं इसमें करता हूँ अरे ऑफ टू, तो जो मेरे पास टू इंडेक्स है उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। और अगर मैंने जो है ना डायनेमिक अरे क्रिएट किया ना तो उसको डिलीट करवाने के लिए मुझे साथ में जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेगी। ये इंडिकेशन होगी कि हम जो डिलीट करवा रहे हैं वो सिर्फ सिंगल मेमोरी हम डिलीट नहीं करवा रहे, बल्कि एक पूरी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी जो है ना जो हमने एलोकेट किया उसको हम डिलीट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। अब बेसिकली ये जो लैब मैनुअल है ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स के ही बारे में है। तो सबसे पहले तो ये कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होती हैं। अब उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट से पहले हमारे पास ना एक और डाटा टाइप है जो है जिसका नाम है प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमारे पास कौन सी है? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाएगी इंटीजर, डबल, बूल, करैक्टर, स्ट्रिंग को भी आप एक किस्म यही कह लो कि ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप ही है, क्योंकि अब इसकी भी बिल्ट इन फाइल आ चुकी है। वैसे ये करैक्टर से डेवलप हुई है। उसके अलावा अरेज को भी आप समझ लो कि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी प्रिमिटिव ही है। अब जो भी डाटा टाइप्स हम इनसे ड्राइव करेंगे, जो ये आप ये समझ लो ना कि ये हमारे पास क्या है, ये रियल डाटा टाइप्स या फिर एक्चुअल डाटा टाइप्स है, या फिर इनको आप कंक्रीट डाटा टाइप्स बोलो, क्योंकि जो इनसे ड्राइव होंगी वो क्या होंगी, वो एब्स्ट्रैक्ट होंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट के उल्टे पे कौन सा वर्ड यूज होगा? कंक्रीट का। तो जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होंगी जो कि रियल नहीं है, अब उनके अंदर आप सबसे पहले आप जो अंडरस्टैंडिंग जिस चीज की आपको ऑलरेडी है वो है क्लास। तो एक क्लास हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, क्योंकि वो हम किन से ड्राइव करते हैं, ये इंटीजर, डबल, बूल और कैरेक्टर इन सबको यूज करके जो है ना हम एक नई डाटा टाइप बनाते हैं जिसका जो ब्लू प्रिंट है हम वो क्लास से देते हैं। क्लास के जरिए फिर उसके हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि हमारी एक अपनी डाटा टाइप होती है जो हमने खुद से बनाई होती है, या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जिसको हम बोल सकते हैं। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ही हमारे पास क्या होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती है। अब अगर हम क्लास की एग्जांपल लेना तो क्लास में हमारे पास जो है ना दो चीजें होती हैं, एक डाटा होता है और दूसरे ऑपरेशन जोन डाटा होते हैं। डाटा हमारे पास क्या होता है, अमूमन जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ना, जिस जहां पे हम इसके क्लास के वेरिएबल्स जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं, वो क्या होगा, हमारा डाटा होगा। और ऑपरेशंस उसके ऊपर कौन से होंगे, जो उसके ऊपर हमारे फंक्शंस होते हैं ना, अमूमन वो पब्लिकली जो अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, उसके ऊपर ऑपरेशंस होंगे। अब जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं इनसे हमें फायदे क्या मिलते हैं? एक तो ये कि इनकैप्सुलेशन हो जाती है। हमारे पास जो हमारा डाटा है और उसके ऊपर जो भी हमने मेथड्स या ऑपरेशंस करने हैं वो हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना कन्फाइंड मिल जाते हैं। आप इसको एनकैप्सुलेशन को ऐसे ही समझ लो ना कि जैसे वो कैप्सूल हम मेडिसिन के तौर पे भी खाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर हमारी जितनी भी वो मेडिसिन होती है वो सारी उसके अंदर जो है ना वो एनकैप्सुलेटेड होती है, उसके अंदर होती है। और उस अकेले को जो है ना हम वो निगल लेते हैं और अंदर जाके वो फिर जो मेडिसिन होती है वो फैल जाती है। तो क्लास के अंदर भी क्या होगा कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है और उसके अंदर इनकैप्सुलेटेड होता है हमारा डाटा भी और ऑपरेशन भी। फिर उसके बाद है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन में यह है कि जो मेथड्स हम उस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे लाइक अगर आपके पास एक क्यू है तो क्यू में से आप पुश कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, या फिर टॉप देख रहे हो, या स्टैक में से ये सारी चीजें देख रहे हो। स्टैक में आप देख रहे हो कि एनक्यू कैसे करेंगे, हम डी क्यू कैसे करेंगे। तो वो
बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या इम्प्लीमेंट हो रही है वो हम जो है ना वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको छुपा देते हैं। बाकी चीजें सारी एक तरफ, इसमें जो सबसे मेन चीज है ना वो है रीयूजेबिलिटी। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स बनाते हैं हुसूसन क्लासेस, तो इसमें सबसे जो मेन कंसर्न है हमारा वो रीयूजेबिलिटी है कि हम इसको बार बार जो है ना एक ही क्लास के ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो लेके सिमिलर जो है ना डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बना सके। अब अगर हमारे पास सपोज करें ना रेक्टेंगल क्लास ना हो, तो हमें तकरीबन 400-500 जो है ना वो रेक्टेंगल्स बनानी पड़ जाएं सिंपल वेरिएबल्स या अरेज के साथ, तो वो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो रेक्टेंगल क्लास से हम क्या करेंगे, 500 साइज की जो है ना एक अरे लेंगे रेक्टेंगल्स की, और हमें सारी की सारी रेक्टेंगल्स के जो इंडिविजुअल फंक्शंस और उनका जो डाटा है वो इंडिविजुअली हैंडल होके मिल जाएगा। तो रीयूजेबिलिटी इसकी सबसे मेन चीज है। फिर उसके बाद है लिस्ट एडिटी। अब लिस्ट एडिटी में हमारे पास क्या होगा कि हम एक अरे लेंगे और उस अरे के ऊपर हम डिफरेंट जो है ना सेट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास जो अरे है उसके अंदर डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, और उन डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर हम कैसे वैल्यूज को ऐड करेंगे और कैसे उनमें से वैल्यूज को हम जो है वो डिलीट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है ना हम ये लिस्ट एडिटी लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के अंदर जो है ना पढ़ते हैं। अभी हमारे पास दो तरह की हो सकती है, या तो सॉर्टेड हो सकती है या फिर अनसॉर्टेड हो सकती है। इस लैब मैनुअल के अंदर जो है ना हम अनसॉर्टेड को डिस्कस करेंगे और विद डायनेमिक मेमोरी जो है ना उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक जो है ना वो लिस्ट की क्लास बनाएंगे विद डायनेमिक जो है ना अरे। वैसे जो डीएसए के लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने जो है ना वो स्टैटिक अरे के साथ उसको बनाया, यानी उसका जो साइज है वो रन टाइम पे डिसाइड नहीं होता, बल्कि वो कंपाइल टाइम पे जो है ना वो मैंने उसका साइज जो है वो डिसाइड किया हुआ है, 10 डिसाइड किया हुआ है। तो अगर आपने स्टैटिक के लिहाज से देखना है तो आप वो अरे लिस्ट नाम से एक लेक्चर है आप वो देख लो, अगर आपने डायनेमिक से देखना है तो अभी हम वो करेंगे उसको। यहाँ पे उसने टास्क 1 हमें दिया है जिसका नाम है अनसॉर्टेड लिस्ट। अब इसमें वो बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट द अनसॉर्टेड लिस्ट एडीटी एज गिवन प्रोटोटाइप ऑफ द एडीटी। नीचे ये उसका एक प्रोटोटाइप गिवन है, हम ये भी देखेंगे। फिर वो बोल रहा है कि जो हमें प्रोटोटाइप दिया गया ना उसमें हमने स्पेसिफिकली इंटीजर डाटा टाइप को यूज किया, लेकिन हमने क्या करना है, क्लास टेम्पलेट बनाना है सिवाय इंटीजर के, बाकी सारी टाइप का भी जो डाटा है ना वो उसके अंदर स्टोर हो सके। फिर वो बोल रहा है कि इसके अंदर कोई भी मेमोरी लीक्स नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉइंटर इन्वॉल्व हो रहा है, अगर इस पॉइंटर को हम डिलीट नहीं करवाएंगे आफ्टर यूजेज तो मेमोरी लीक जो है हमारे पास हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो ये भी बोल रहा है कि कोई डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम जो है ना वो भी नहीं होनी चाहिए। अब डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स के अंदर कोई पॉइंटर इन्वॉल्व हो और हम उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो खुद से बना के उसकी मेमोरी हैंडलिंग जो है ना वो खुद से ना करवाएं, तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एक ही जगह पे रैम में पॉइंट करना शुरू कर देते हैं और एक का डाटा चेंज करने से दूसरे का भी डाटा चेंज होता है, जिसको हम डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इसका जो है ना वो देखते हैं प्रोटोटाइप। हमें एक क्लास दी गई है जिसका नाम है अनसॉर्टेड लिस्ट, और उसके अंदर हमारे पास जो है ना तीन प्राइवेट मेंबर्स हैं। एक इंटीजर की जो है ना वो अरे है जिसको आप डायनेमिक अरे बोल लो, या फिर उसको एक पॉइंटर बोल लो जिसको हम एक डायनेमिक अरे बनाएंगे। दो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स है मैक्स साइज और करंट साइज। मैक्स साइज में क्या होगा कि सपोज करें ना कि हम जो ये जो डायनेमिक अरे बनाएंगे उसका साइज हम रखते हैं 100, और करंट साइज में ये होगा कि अगर हमने उस 100 में से जो है ना अभी तक सिर्फ 10 वैल्यूज ऐड की हैं तो करंट साइज क्या होगा, 10 होगा। अब इसमें हमने बनाना क्या क्या है, एक तो इन्होंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रक्टर दिया है। अब डिस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, उसने बोला था कि मेमोरी को जो है ना वो लीक नहीं होने देना, तो यहाँ पे हम ये जो अरे हमने बनाई है उसको हम डिलीट करवाएंगे। फिर उसके बाद हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का हेडर दिया गया है। फिर उसके बाद जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद इंसर्ट वैल्यू का एक फंक्शन है जिसमें कोई भी इंटीजर जब भी हम ऐड करेंगे तो वो लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद एक फंक्शन है इज फुल का, फिर उसके बाद एक फंक्शन है इज एम्प्टी का, फिर उसके बाद एक फंक्शन है डिस्प्ले का, और फिर एक फंक्शन है रिमूव का। कोई भी एक हम स्पेसिफिक इंडेक्स जो है वो एंटर करेंगे और उस इंडेक्स से जो वो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने एक चीज बोली है कि द प्रोग्राम शुड बी मल्टी फाइल्स। अब आप में से तकरीबन 80-90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बेशक वो फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, इस आइडिया के बारे में ना उन्होंने कभी पढ़ा होगा, ना उन्होंने सुना है, ना उनको ये पता है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। ये बहुत ईजी चीज है, ये आज मैं आपको जो है ना वो VS कोड पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने एफिशिएंट अप्रोच यूज करके जो है ना हर एक मेथड को जो है ना वो लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या टाइम जो है ना वो यूज नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट एल्गोरिदम का यही मतलब है वैसे। अब इसको जो है ना सबसे पहले मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाता हूँ और VS कोड पे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ सारा, और आपको मैं ये प्रोवाइड भी कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले जो उन्होंने हमें प्रोटोटाइप दिया हुआ था ना, वो प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पे जो है ना वो लिख लिया, और उस प्रोटोटाइप
को उन्होंने शुरू किया था यहाँ से हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम से। अब हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम से पहले ना मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। जो फाइल है ना उसका मैंने नाम रखा है अनसॉर्टेड लिस्ट डॉट एच। मैंने डॉट सीपीपी या डॉट सी नहीं रखा इसको। वैसे है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, तो अगर मैंने कोई सी वाला साथ में एक्सटेंशन लगानी होती तो मैंने सीपीपी लगानी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट एच। अब ये डॉट एच क्यों लगाया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है हैश डिफाइन, कि वो डिफाइन करे अनसॉर्टेड लिस्ट अंडरस्कोर एच। आप नाम यहाँ पे कोई भी रख लो, सही है। अब ये डिफाइन का क्या मतलब है और ये मैंने फाइल का नाम डॉट एच क्यों रखा है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट टास्क के अंदर क्या है कि हमने इसको मल्टी फाइल्स बनाना है। हमने मल्टीपल फाइल्स को जो है ना एक सिंगल जगह पे जो है ना फिर उसका ड्राइवर प्रोग्राम बना के उसको रन करना है। तो जो इस फाइल के अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ उसको मैं जो है ना वो कंपाइलर जो है ना वो रिकॉग्नाइज करेगा इस हैश टैग के साथ अनसॉर्टेड लिस्ट अंडरस्कोर एच। अब अगर आपको इतनी समझ आ गया कि जो इस फाइल के अंदर कोड है उसको हम इस हैश टैग से डिफाइन करेंगे, तो अब इसका आगे जो है ना वो कोड देखते हैं। अब ये जो इफ नॉट डेफ लिखा हुआ है ना ऊपर, ये वाला कोड, ये वाली जो हैश टैग, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये जो हमारा हैश टैग यहाँ से शुरू हो रहा है ना डिफाइन अनसॉर्टेड लिस्ट अंडरस्कोर एच, ये खत्म कहाँ पे होगा, ये हमने एंड पे लिखा हुआ है हैश एंड इफ। तो यहाँ पे ये जो टैग है ना ये खत्म होता है। तो जो ऊपर जहां पे हम लिखते हैं ना हैश डिफाइन, आगे फिर जो भी हमने हैश टैग का नाम रखना है वो नाम रखेंगे, और फिर यहाँ पे एंड पे जो हमारा ये होगा ना हैश एंड इफ, यहाँ पे वो जो टैग है वो खत्म होगा। अब इस टैग के का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इसके दरमियान में जो उन्होंने हमें दिया था ना प्रोटोटाइप, वो प्रोटोटाइप मैंने लिखा हुआ है। वही सारे फंक्शन, वही जो नाम है वो सारे उसी वाली मैंने रखे हुए हैं। इंटीजर डाटा टाइप ही मैंने यहाँ पे ली हुई है। सारी चीजें जो उन्होंने प्रोटोटाइप में दी थी, जो हमने वो टास्क में देखी है, वही लिखी हुई है मैंने। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ना इसका क्या मतलब है, ये जो इफ नॉट डेफ है। अब ये जो हम इस तरह से फाइल बनाते हैं ना, मल्टीपल फाइल्स के अंदर कोड लिखते हैं, तो वो शुरू में जैसे ये हमने लिखा है ना हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो ऐसे ही हम जो है ना ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट डॉट एच है ना इसको भी बीच में हम इंक्लूड करेंगे जहां पे हमने इसको यूज करना है। और जहां पे इसको हम इंक्लूड करेंगे हो सकता है गलती से हमारे पास जो है ना वो डुप्लीकेशन हो जाए इंक्लूड करने वाली स्टेटमेंट की। तो ये जो है ना इफ नॉट डिफाइंड वाला ये जो टैग है ये क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि हमारी ये जो फाइल का कोड है ना ये 2 दफा जो है ना इंक्लूड ना हो उसके अंदर, फाइल के अंदर। अब इसको इंक्लूड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी जो दूसरी फाइल है वहां जहां पे इसकी मैंने जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की है, अब ये जो दूसरी फाइल है इसका नाम है अनसॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच। यहाँ इसको इम्प्लीमेंटेशन की बजाय हम डेफिनेशन भी लिख सकते थे कि उस क्लास को यहाँ पे मैंने जो है ना इस दूसरी फाइल के अंदर आके डिफाइन किया। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने किया हैश इंक्लूड अनसॉर्टेड लिस्ट डॉट एच। तो वो जो अनसॉर्टेड लिस्ट डॉट एच जहाँ पे मैंने उस क्लास के जो है ना वो हेडर्स डिफाइन किए थे, इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन नहीं दी थी उस क्लास की, तो वो मैंने दूसरी फाइल जिसका नाम है ना अनसॉर्टेड लिस्ट डॉट एच वहां पे मैंने उस क्लास के जो है ना वो हेडर्स दिए सिर्फ। और यहाँ पे वो मैं जैसे ये लिखूंगा ना हैश इंक्लूड अनसॉर्टेड लिस्ट डॉट एच, और ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है क्योंकि ये कोई सी प्लस प्लस की बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से एक फाइल ऐड कर रहा हूँ। तो इसको मैं डबल कोट्स के अंदर जो है ना इंक्लूड करूंगा, और डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड करने का मतलब होगा कि जिस डायरेक्टरी के अंदर मेरा ये जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ ना, ये जो मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच वाली फाइल है, ये उसी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल जो है ना वो पड़ी हुई है। आई होप सो इसकी तो आपको समझ आ गई होगी कि मल्टी फाइल्स हमने कैसे बनानी है। अगर मैं उस फाइल का नाम डॉट सीपीपी भी रखता ना तो तब भी जो है ना वो काम चल जाना था, लेकिन डॉट एच रखने से ये पता चल जाता है कि इस फाइल ने कहीं भी और पे इंक्लूड होना है, ये खुद से जो है ना वो रन नहीं होगी। अब अगर आपको याद हो तो प्रोटोटाइप वाली के अंदर हमारे पास क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, और यहाँ पे उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने जो है ना वो डिफाइन किया है, और क्योंकि वहां पे सिर्फ हेडर था तो ये आउटसाइड दी क्लास जो है ना वो डिफाइन हो रहा है। तो इसके शुरू में मैंने क्या लिखा है, उस क्लास का नाम अनसॉर्टेड लिस्ट जो कि उस क्लास का नाम था, फिर उसके बाद मैंने लिखा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद मैंने जिस फंक्शन को डिफाइन करना है मैं वो लिखूंगा। तो फंक्शन का नाम क्या है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसका नाम क्या है, अनसॉर्टेड लिस्ट, और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा। अब उसका मैक्स साइज जो है ना वो मैंने बाय डिफॉल्ट अगर मैं एंटर नहीं करता तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कितना सेट करवाएगा 100, और उसका करंट साइज कितना होगा 0, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा जब ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके लिए कॉल होगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा कि हमारा जो पॉइंटर था ARR उसको मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाऊंगा मैक्स साइज, जितना मैक्स साइज यहाँ पे 100 मैंने पास किया ना
उस साइज की जो है ना एक अरे क्रिएट होके इस पॉइंटर में के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद था हमारे पास डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, मेमोरी लीक होने से बचानी है। तो ये जो हमने अरे क्रिएट किया इसको हम क्या करवाएंगे, इसको हम डिलीट करवा देंगे। फिर उसके बाद है मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की क्या पहचान होती है, अगर आपको उसके अंदर याद हो कि उसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा होता है वो उसी क्लास का ही एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो उसी क्लास का ही अनसॉर्टेड लिस्ट का एक कांस्टेंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हो रहा है। अब इसके अंदर मैं आके क्या करूंगा कि ये जो पासिंग ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है अदर, इस अदर की का जो मैक्स साइज है वो अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाऊंगा, इसका जो करंट साइज है वो भी अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाऊंगा, और उस अपने ऑब्जेक्ट के जिसके लिए ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसके ARR वाले पॉइंटर को मैं क्या करूंगा, डायनेमिक मेमोरी जो है ना वो इनिशियलाइज करवाऊंगा अब नए साइज के साथ। फिर उसके बाद मैं एक फार का लूप लगाऊंगा, फार का लूप 0 से लेकर करंट साइज तक जाएगा, क्योंकि जितना करंट साइज होगा उतनी वैल्यूज जो है ना अदर वाले ऑब्जेक्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर स्टोर्ड थी। तो ये फार का लूप लगा के उसकी हर एक वैल्यू को मैं क्या करूंगा, मैं ये जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके अंदर उसको स्टोर करवा दूं। अरे ऑफ आई इज इक्वल टू अदर डॉट अरे ऑफ आई। तो यूं मेरा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा और कोई भी डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम जो है ना वो भी नहीं आएगी। तो दो चीजें हमने हैंडल करनी है, मेमोरी लीक भी ना हो, डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम भी ना आए, और एक थर्ड चीज भी हमने इंप्लीमेंट कर ली और वो क्या है, वो मल्टी फाइल्स है। फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे अगर आप देखो ना तो सबसे पहले लिखा हुआ है कांस्ट अनसॉर्टेड लिस्ट एम्परसैंड, यानी ये जो मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है ये मुझे एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न करवाएगा अनसॉर्टेड लिस्ट का। अब ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट इसने क्यों रिटर्न करवाना है ये मैं आपको बताऊंगा, ये इसको समझाने के बाद। ये जो फंक्शन है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाला, इसको समझाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी इंप्लीमेंटेशन भी सेम कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरह ही होती है। अब यहाँ पे भी क्या पास हो रहा होता है, उसी क्लास का ये एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने कहीं ये तो नहीं कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट को उसी के इक्वल कर दिए, यानी R1 इज इक्वल टू R1। अगर हम R1 को R1 से ये साइन करेंगे तो फिर तो हमें जो है ना उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसकी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर तो ये सिचुएशन है कि जो दिस वाला पॉइंटर है, दिस वाला पॉइंटर कौन सा होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है ना जिसके लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना ये कॉल हुआ है, वो दिस वाला पॉइंटर होगा। अगर दिस वाला पॉइंटर जो है ना यहाँ पे जो पैरामीटर में वैल्यू पास हुई है उसके इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो है ना फिर ये वाला जो काम है ना ये सारा का सारा जो है ना वो परफॉर्म हो। यानी अगर हम R1 को जो है ना किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो तब ये वाला जो सारा काम है ना ये परफॉर्म हो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि हमारा वो जो जिसके लिए हम ये कॉल कर रहे हैं उसकी अरे को ऑलरेडी जो मेमोरी है ना वो इनिशियलाइज हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको डिलीट करेंगे। कॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो अरे है उसके लिए हम पहले जो ऑलरेडी मेमोरी एलोकेटेड है उसको हम डिलीट करेंगे। फिर उसके मैक्स साइज और करंट साइज को क्या करेंगे, ये जो अदर वाला ऑब्जेक्ट है उसका मैक्स साइज और करंट साइज जो है वो एलोकेट करेंगे। एलोकेट करने के बाद फिर ये जो हमारी अरे है जिसको हमने डिलीट करवाया था उसको नए मैक्स साइज से जो है ना वो इनिशियलाइज करवाएंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। देन उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जैसे किया था हमने फार का लूप लगा के करंट साइज तक जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी कॉलिंग ऑब्जेक्ट की अरे के अंदर जो है हम कॉपी करेंगे। और फिर ये इफ की कंडीशन से बाहर आके हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टैटिक दिस करेंगे। अब रिटर्न स्टैटिक दिस करने से क्या होगा कि जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट था ना वो यहाँ से रिटर्न होगा। अब रिटर्न करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिटर्न टाइप हमें क्या दी है, अनसॉर्टेड लिस्ट का जो है ना एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवाना है यहाँ से। अब ये क्यों रिटर्न करवाना है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर ले मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट के जो है ना 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक L1 है, दूसरा L2 है और तीसरा जो है ना L3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं L1 को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ L2 से और L2 को मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ L3 से। सबसे पहले ये जो L2 है ना ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा जिसको दिस भी पॉइंट कर रहा होगा, और ये जो L3 है ये कौन सा होगा, ये अदर वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो अदर के जितने भी कॉन्टेंट्स है सारे वो L2 के अंदर स्टोर होंगे, और स्टोर होने के बाद फिर क्या होगा कि सबसे लास्ट पे जो दिस है उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। दिस कौन है, L2। तो L2 को हम जो है ना फिर ये वाली क्योंकि जाहिर सी बात है इतना काम जब हो जाएगा तो L1 को भी तो किसी चीज से इनिशियलाइज करवाना है ना। तो जो जब हम L2 को रिटर्न करवाएंगे ना तो वो यहाँ पे रिटर्न होके आएगा, और वो जब रिटर्न होके आएगा फिर वो किसको इनिशियलाइज करेगा, L1 को इनिशियलाइज करेगा। और L1 को फिर हम किससे इनिशियलाइज बेसिकली कर रहे होंगे, L2 से इनिशियलाइज कर रहे होंगे। आई होप सो आपको रिटर्न स्टेटमेंट क्यों हमने लिखी है समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट वाला फंक्शन।
अब इंसर्ट वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास जो भी पैरामीटर पास होगा उसको हमने लिस्ट के अंदर ऐड करवाना है। अब उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ इज फुल। हम इज फुल वाला फंक्शन जो है ना वो इफ की जो है ना वो कंडीशन के अंदर कॉल करेंगे। अगर तो हमारी लिस्ट फुल होगी यानी करंट साइज और मैक्स साइज दोनों इक्वल है, अगर ये नीचे इफ इज फुल वाला फंक्शन जो है ना ये इंप्लीमेंटेड भी है, अगर इसमें हमारा करंट साइज और मैक्स साइज दोनों बराबर होंगे यानी हमारा करंट मैक्स साइज अगर 100 है और करंट साइज जो है जो हमने वैल्यूज फिल की हैं वो भी 100 है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। तो हम जो है ना मजीद कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। अगर हमारी रिटर्न टाइप वॉइड है और अगर हमारी रिटर्न टाइप बूल है जो कि हमें टेम्पलेट में, हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे कि जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे थे वो ऐड नहीं हुई। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हम इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अरे ऑफ करंट साइज प्लस प्लस। सपोज करें ना कि हमारी लिंक लिस्ट जो है ना, या ये जो हम अरे लिस्ट बना रहे हैं ये एम्प्टी है, तो हमारा करंट साइज क्या होगा, 0 होगा। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू यूज होगी, करंट इंडेक्स की जो पहले वाली वैल्यू है वो यूज होगी और वैल्यू के यूज होने के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर करंट साइज जो है ना वो 0 है तो अरे ऑफ 0 के ऊपर क्या होगा, वो वैल्यू स्टोर होगी और वैल्यू स्टोर होने के बाद हमारे साइज के अंदर इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक वैल्यू भी अपने इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो गई है और हमारे पास जो करंट साइज है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट हो गया और हम यहाँ से फिर रिटर्न क्या करवा देंगे, ट्रू रिटर्न करवा देंगे। फिर उसके बाद इज एम्प्टी का फंक्शन है, अगर हमारा करंट साइज जो है वो 0 है तो इट मीन्स के हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले वाला फंक्शन है। अब डिस्प्ले वाले फंक्शन में क्या होगा कि हम एक फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर का लूप जो है वो 0 से शुरू होकर करंट साइज तक जाएगा और वहां तक जितनी भी हमारी उस अरे के अंदर वैल्यूज होंगी उन सबको वो प्रिंट करवा देगा और प्रिंट करवाने के बाद लूप से बाहर आके सी आउट हैंडल करेगा ताकि वो जो वैल्यूज है हम उससे नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शन है रिमूव का। इसमें हम जो भी इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स के ऊपर जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी, अगर तो हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, और साथ में हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव इंडेक्स क्योंकि होता ही नहीं है तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर इंडेक्स जो है वो करंट साइज के इक्वल या उससे ग्रेटर है। अब ग्रेटर की तो आपको समझ आ रही होगी, इक्वल क्यों चेक कर रहे हैं, अगर करंट साइज सपोज करें ना 0 है तो इट मींस के हमारे पास ये नहीं कि 0 इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू है, इट मींस के किसी इंडेक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर करंट साइज के अंदर 1 है तो इट मींस के उससे पीछे जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके अंदर कोई वैल्यू है, यानी 0 इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू है तो उसके इक्वल जिस जो करंट साइज की वैल्यू है वो इंडेक्स के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। यानी करंट साइज अगर 1 है तो इट मींस के 1 इंडेक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 इंडेक्स के ऊपर सिर्फ वैल्यू है। तो ये सारे केसेस में हमारे पास क्या होगा, गलत इंडेक्स होगा और अगर गलत इंडेक्स है तो हम यहीं से क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। अब अगर हमारे पास जो है ना वो लिस्ट के अंदर वैल्यू उस इंडेक्स के ऊपर मौजूद है जिससे हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम शिफ्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और शिफ्टिंग भी हमारे पास कौन सी होगी, लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। अगर वो जो स्टैटिक अरे वाला लेक्चर है, अगर आपने डीएसए के लेक्चर्स में वो लिया था तो वहां पे मैंने ये शिफ्टिंग अच्छे से समझाई थी। तो यहाँ पे हम जिस इंडेक्स से वैल्यू को डिलीट करवाना चाह रहे हैं उस इंडेक्स से शुरू करेंगे और जो हमारा करंट साइज है उससे एक स्टेप पीछे तक जाएंगे, क्योंकि अगर करंट के अंदर सपोज करें ना करंट है 50 है अगर, तो हम 50 वाले इंडेक्स को जो है ना एक स्टेप अगर हम पीछे भेजेंगे, यानी अगर करंट के अंदर 50 है तो इट मींस कि हमारे पास वो कौन सा इंडेक्स है, 59 है। तो 59 को हम जब एक स्टेप पीछे भेज देंगे तो 59 क्या है, एम्प्टी है। तो हम इसलिए करंट से जो है ना वो -1 कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि जो 50 जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है वहां पे जो गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है ना वो 59 के ऊपर ना आए। तो हम इंडेक्स से शुरू करेंगे और जो हमारा जहां तक हमने शिफ्टिंग करवानी है उसमें से -1 तक हम जो है ना वो शिफ्टिंग करवाएंगे। अब शिफ्टिंग में क्या होगा कि अरे ऑफ आई के ऊपर हम क्या करेंगे, अरे ऑफ आई प्लस 1 स्टोर करवा देंगे, क्योंकि सपोज कर लेना जो हम जिसको डिलीट करवाना चाह रहे हैं जिस इंडेक्स को, वो क्या है, वो 10 है। तो 10 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको हम जो है ना वो 11th इंडेक्स से क्या कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे। फिर उससे लूप की नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि जो 11th इंडेक्स है उसके ऊपर हम 12th वाली को ओवरराइट कर देंगे। तो यूं एक एक वैल्यू जो है ना वो पीछे शिफ्ट होती जाएगी, लेफ्ट शिफ्ट होती जाएगी और हमारी जिस वैल्यू को हम डिलीट करवाना चाह रहे थे वो डिलीट हो जाएगी। और इससे बाहर आके हम क्या करेंगे, हम करंट साइज में से भी डिक्रीमेंट कर देंगे। करंट साइज जो सपोज कर लें 50 पे था वो कहाँ पे आ जाएगा, 59 पे आ जाएगा, क्योंकि अब हमारी जो वैल्यूज है वो टोटल कितनी रह गई है, 59, और हमारे पास 0 से लेकर 48 इंडेक्स तक जो है वो वैल्यूज पड़ी हुई है। और वैल्यू के डिलीट होने के बाद हम यहाँ से क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसको एक दफा अगर हमने रन करना होगा तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इसको तो मल्टी फाइल्स के अंदर बनाया हुआ है।
तो उसके लिए हम एक सेपरेट जो है ना वो एक बनाएंगे फाइल, और उस फाइल का नाम मैंने रखा है main.cpp। अब क्योंकि इसको मैंने रन करना है ना, तो इसलिए मैंने इसका नाम cpp रख लिया। इन दोनों को मैंने रन कोई नहीं करना था ना डायरेक्टली, तो इसलिए मैंने इनका नाम जो है ना वो .h के साथ रखा है। तो main.cpp के अंदर आएंगे, main.cpp के अंदर आके मैंने किया हैश इंक्लूड अनसॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन .h। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक को ऐड किया, इसको ही, जिसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, दूसरी फाइल को नहीं ऐड किया, क्योंकि जो दूसरी फाइल है वो इस फाइल के अंदर ऑलरेडी एडेड है। तो अगर मैं उसको अगेन यहाँ पे ऐड करता हूँ ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो डुप्लीकेशन से भी वैसे बचने के लिए वहां जो है ना मैंने इफ की कंडीशन लगाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना हैश इंक्लूड अनसॉर्टेड लिस्ट .h, तो इससे कोई भी चीज जो है ना वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वहां पे मैंने जो है ना उसको डिफाइन किया था। डिफाइन करने के बाद फिर मैंने वहां पे उसकी इफ की एक कंडीशन भी लगाई थी कि अगर ये जो है ना ऑलरेडी डिफाइंड है, तो फिर उसको जो है ना वो दोबारा से ऐड ना किया जाए। वो जो ऊपर सबसे ऊपर कंडीशन थी ना हैश की, हैश इफ एन डीईएफ, इफ नॉट डिफाइंड, और आगे फिर वो जो टैग का नाम है वो लिखा हुआ था कि अगर ये ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है तो इसको ऐड कर दो, और अगर ऑलरेडी ये डिफाइंड है हैशटैग, तो फिर इसको जो है वो इंक्लूड ना करो। आई होप सो आपको ये मल्टी फाइल की भी समझ अच्छे से आ गई होगी, और दूसरा ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है ये भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इंट मेन में मेरे पास क्या हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले अनसॉर्टेड लिस्ट की जो है ना एक उसका एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका नाम है लिस्ट, और इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यानी इसका मैक्स साइज क्या है 100 है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर तीन वैल्यूज को इंसर्ट किया 10, 20 और 30 को। फिर उसके बाद मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, वो 10, 20 और 30 को जो है वो डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले के बाद मैंने वन इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू जो कि है 20 उसको डिलीट करवाया। देन अगेन उसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, 10 और 30 आएगा, और फिर उसके बाद रिटर्न 0, ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसको एक दफा रन करके भी चेक करते हैं। अब अगर आप देखो तो पहले मैंने इसके अंदर 10, 20 और 30 को ऐड किया था, फिर मैंने वन इंडेक्स वाली वैल्यू को डिलीट करवाया था, फिर उसके बाद मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, 10 और 30 आ गया। अब ये जितना भी कोड मैंने ये आपको प्रोवाइड किया ना, ये सारा का सारा जो है ना मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर जो है ना वो इंक्लूड कर दिया है, और इस पीडीएफ फाइल का जो लिंक है मैं आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दूंगा ताकि आप इसको एक्सेस कर सको। लेकिन एक दफा कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप एक दफा इसको ना कंपाइलर के ऊपर खुद भी करो। फिर उसके बाद हमारे पास है पोलिनोमियल एडीटी। अब पोलिनोमियल एडीटी में क्या होगा, हमारे पास जो एक्चुअल में पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें हमारे पास जो है ना इसके लिए हमने एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनानी है जिसमें हम ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस है इनके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस जो है ना ये परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसने हमें आइडिया लिख के दिया ना, वो आइडिया क्या है, वो आइडिया ये है कि सपोज करें ना यहाँ पे हमारे पास मैक्स डिग्री क्या है 3, तो हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे जिसका साइज 3 होगा। कि अगर साइज 3 हुआ तो कौन से इंडेक्सेस होंगे, 0, 1 एंड 2। तो हमारे पास अगर आप देखो तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो 2 इंडेक्स के ऊपर जो इसका कोफिशिएंट है ना, इस x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। फिर ये जो 1 की पावर वाला x है ना, इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। और अगर सपोज कर लेना साथ में हमारे पास होता -2, तो -2 के साथ जो x की पावर है वो क्या है, 0 है, क्योंकि x की पावर 0 हमारे पास जो है ना वो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर x की पावर 0 है तो हम 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर करवा देंगे, -2 जो है उसको स्टोर करवा देंगे। अब इसके ऊपर जो है ना हमें डिफरेंट ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म करने के लिए कहा हुआ है, तो हम देखेंगे कि उनको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हम वो देखते हैं। उसने सबसे पहले हमें जो है ना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बोला है जिसके अंदर हम इंटीजर के अंदर जो मैक्स डिग्री है ना हम वो ले लेंगे। यानी जैसे ऊपर वो टर्म थी तो उस केस में हमारे पास जो मैक्स डिग्री है हमारी वो क्या थी, 2। तो हम यहाँ पे जब 2 को एंटर करेंगे तो ये एक 3 साइज की अरे क्रिएट करेगा, यानी 2 + 1 साइज की अरे क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद इसने हमें एक जो है ना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बोला है। फिर उसके बाद उसने हमें एक जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर बनाने के लिए बोला है। फिर उसके बाद उसने हमें ऐड टर्म का जो है ना एक फंक्शन बनाने को बोला है जिसमें हम किसी एक स्पेसिफिक कोएफिशिएंट को जो है ना एक स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर जो है ना ऐड करवा लेंगे। डिग्री हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा, और उस इंडेक्स के ऊपर इस कोएफिशिएंट को हम सिंपली ऐड करवा देंगे। फिर उसके बाद है रिमूव टर्म। रिमूव टर्म में हम कोई एक डिग्री ऐड करेंगे, डिग्री क्या होगा, इंडेक्स होगा, और इस इंडेक्स से हम जो है ना वो वैल्यू को खत्म कर देंगे, यानी उसको हम 0 कर देंगे। फिर उसके बाद है सेट कोएफिशिएंट। सेट कोएफिशिएंट में क्या होगा हमारे पास, ये सेम ऐड टर्म की तरह ही काम करेगा, इसमें भी हम कोएफिशिएंट और डिग्री पास करेंगे। डिग्री हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा, और उस इंडेक्स के ऊपर इस कोएफिशिएंट को हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमने जो है ना इंसर्शन ऑपरेटर है जो हमारा, यानी सी आउट वाला, उसको हमने ओवरलोड भी करके देना है इसको। फिर उसके बाद हमने इसे जो है ना जो
फंक्शन कॉल ऑपरेटर है या फंक्शन कॉल इन्वोक ऑपरेटर है, उसको भी हमने ओवरलोड करके देना है। और उसमें साथ में हमने ये देखना है कि अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट के साथ कोई डबल वैल्यू पास करें तो ये हमें क्या करके देगा। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस ऑपरेटर के हम दो पोलिनोमियल्स को प्लस कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, और सबसे लास्ट पे हमने इसको जो है ना वो डिस्ट्रक्टर भी बना के देना। सबसे पहले है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, देन उसके बाद हमारे पास है std एक्सेप्ट। अगर हमने कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी हो जो बिल्ट इन एक्सेप्शन की लाइब्रेरी है तो उसके लिए std एक्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने कोई मैथ के फंक्शंस यूज करने हैं तो उसके लिए हम सी मैथ को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद क्लास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर प्राइवेट मेंबर्स आ जाएंगे। प्राइवेट मेंबर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले है इंट मैक्स डिग्री। जो भी मैक्स डिग्री हम जो है ना वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से लेंगे वो इसके अंदर स्टोर्ड होगी। और उस मैक्स डिग्री को यूज करते हुए हम जो एक डायनेमिक अरे क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा कोफिशिएंट्स, क्योंकि उस अरे के अंदर क्या स्टोर्ड होंगे, कोफिशिएंट्स जो है ना वो स्टोर होंगे। फिर सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास क्या पास हो रहा है, इंट मैक्स डिग्री। और मैक्स डिग्री जो है ना हम वो सेट करवा देंगे मैक्स डिग्री को ही। जो मैक्स डिग्री प्राइवेट मेंबर है ना उसको हम सेट करवा देंगे उस मैक्स डिग्री से जो हमारे पास जो है ना वो पैरामीटर के अंदर पास हुई है। फिर उसके बाद इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर आके कोफिशिएंट को एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे मैक्स डिग्री +1 साइज की। +1 क्यों करते हैं, अगर मैक्स डिग्री हमारे पास 2 है तो हमारे पास 2 इंडेक्स लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 साइज की अरे चाहिए, ताकि 0, 1 एंड 2 हमारे पास 3 इंडेक्सेस जो है वो आ सके। फिर उसके बाद हमारे पास इसका जो है ना आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने सिंपली क्या करवाना है कि एक जो पॉलिनोमियल है उसकी सारी वैल्यूज दूसरी को जो है ना वो कॉपी करवानी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसके अंदर एक पैरामीटराइज जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है वो पास हो रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो मैक्स डिग्री है ना ओबीजे की, ओबीजे डॉट मैक्स डिग्री को हम जो है ना वो इनिशियलाइज करवा देंगे। हम अपनी क्लास की जो मैक्स डिग्री है, जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसकी मैक्स डिग्री के साथ हम क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज करवा देंगे। फिर उसके बाद हम कोफिशिएंट है जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के कोफिशिएंट को दोबारा से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, क्योंकि उसका मैक्स डिग्री का साइज जो है अपडेट हो गया, तो हम मैक्स डिग्री +1 साइज की उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। फिर एक फॉर का लूप लगाएंगे जो 0 से लेकर मैक्स डिग्री तक जाएगा, और हर एक इंडेक्स के ऊपर जो भी कोफिशिएंट स्टोर्ड है ओबीजे वाली अरे से जो है ना वो जो सिंपल हमारी कोफिशिएंट वाली अरे है कॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास इसका डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने सिंपली क्या करना है कि जो हमने कोफिशिएंट की अरे क्रिएट किया उसको हमने डिलीट करवाना है। फिर उसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में भी हमारे पास कैसे होता है, जैसे हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वैसे ही होता है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या पास हो रहा होता है, एक उसी क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि अगर जो इसके अंदर पासिंग ऑब्जेक्ट है वो खुद वही ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि हमने r1 = r1 ही कर दिया है। तो अगर वो सीन है तो उस केस में ये इसका कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट ना हो। फिर उसके बाद सबसे पहले जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट वाली जो उसकी अरे है उसको डिलीट करेंगे। उसकी जो मैक्स डिग्री है उसको जो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है अदर उसकी मैक्स डिग्री से इनिशियलाइज करवाएंगे। फिर कोफिशिएंट को जो है ना वो नई अरे जो है ना उससे डिक्लेयर करेंगे और उसका साइज जो है मैक्स डिग्री +1 होगा। फिर हम लूप लगा के कोफिशिएंट के हर एक जो है ना इंडेक्स के ऊपर जो अदर वाली कोफिशिएंट है ना उसके एक एक वैल्यू को जो है हम कॉपी करवाएंगे। कॉपी करवाने के बाद आके इससे बाहर आके हम रिटर्न स्टैटिक दिस कर देंगे। रिटर्न स्टैटिक दिस क्यों करते हैं, अगर हम कैस्केडिंग स्टाइल के अंदर जो है वो वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं लाइक r1 = r2, r2 = r3, उसके लिए ये रिटर्न स्टैटिक दिस जरूरी होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है ऐड टर्म। अब ऐड टर्म में हम क्या करते हैं, हम अपना कोफिशिएंट और साथ में जिस जो उसकी डिग्री है हम वो पास करेंगे। और डिग्री हमारे पास बेसिकली क्या है, इंडेक्स है, और उस इंडेक्स के ऊपर हम उस कोफिशिएंट को स्टोर करवा देंगे। तो वैसे तो हमारी स्टेटमेंट बनती है सिर्फ इतनी, कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स के अंदर हम जो है ना वो इंडेक्स यानी डिग्री पास करेंगे और = कोफिशिएंट कर देंगे। तो वो जो कोफिशिएंट हमने पास किया वो कोफिशिएंट वाली अरे के अंदर उस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा। लेकिन साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि जो उसने डिग्री पास की है अगर वो मैक्स डिग्री से ग्रेटर है तो हम क्या कर देंगे, एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। हम लिखेंगे थ्रो, फिर उसके बाद हमने लिखा है out_of_range के ऊपर हमने वो ऐड किया था ना हैश इंक्लूड std एक्सेप्ट, तो ये उसके अंदर डिफाइंड है ये वाला फंक्शन। और उसके अंदर हमने एरर क्या बताया उसको, डिग्री एक्सीड मैक्स लिमिट, कि जो मैक्स लिमिट है हमारी डिग्रीज की उसको उसने एक्सीड कर दिया, तो ये एक्सेप्शन हम थ्रो कर देंगे। फिर उसके बाद है रिमूव टर्म। अब रिमूव टर्म में भी हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि अगर हमारी डिग्री जो है ना वो मैक्स डिग्री से ग्रेटर है
तो हम यहाँ से यहाँ रिटर्न कर देंगे, या ऊपर जैसे हमने एक्सेप्शन थ्रो की थी वैसे एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे एक के अंदर मैंने एक्सेप्शन थ्रो किया है, एक के अंदर मैंने रिटर्न लिखा है, क्योंकि दोनों जो है ना वो हो सकते हैं। हो सकता है पेपर में आपको वो थोड़ा सा इसको चेंज करके दे दें कि आपने एक्सेप्शन थ्रो करवानी है, हो सकता है वो आपको एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए ना बोले, तो देन आप सिंपली जो है वो रिटर्न की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो। अब जिस डिग्री को हमने जो है ना वो रिमूव करना है, उस डिग्री को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट 0 कर देंगे। कोफिशिएंट 0 है तो इट मींस कि वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। तो जो डिग्री यहाँ पे पास होगी उसके कोफिशिएंट पे हम क्या स्टोर करवा देंगे, 0 स्टोर करवा देंगे। फिर उसके बाद अगेन सेट कोफिशिएंट का फंक्शन है, ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे वो ऐड टर्म वाला था, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास ये फंक्शन इन्वोक कॉल वाला ऑपरेटर है। अब फंक्शन इन्वोक कॉल वाला ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी इसके अंदर पैरामीटर पास होगा। अब ये फंक्शन इन्वोक कॉल वाला ऑपरेटर करता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। अब हमारे पास जो फंक्शन इन्वोक कॉल वाला ऑपरेटर है, सपोज कर लेना मैंने पोलिनोमियल का एक ऑब्जेक्ट लिया, पोलिनोमियल P1। अब P1 जो है ना इसके अंदर सपोज कर ले मैंने ढेर सारी जो टर्म्स है ना वो ऐड करवा दी है। लाइक आप सपोज कर लो हमारे पास है x रेज पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने एक्सप्रेशन जो है ना इसके अंदर ऐड किया हुआ है पोलिनोमियल 1 के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको इवेल्युएट करूँ किसी एक वैल्यू के लिए, यानी मैं x और एक्स स्क्वायर, एक्स की रेज पावर 5 और एक्स स्क्वायर के अंदर कोई मैं वैल्यू जो है ना वो इंसर्ट करके इसको इवेल्युएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली लिखूंगा P1 इंटू, यहाँ पे मैं 2 पास कर देता हूँ, या सिंपली अभी के लिए हम 1 पास करते हैं। P1 इंटू 1 पास करते हैं कि इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 वाली वैल्यू जो है ना वो ऐड होके फिर उसके बाद ये सारा एक्सप्रेशन प्लस होके वो मेरे पास आंसर आ जाए। तो इसमें क्या होगा, 1 रेज पावर 5 प्लस 1 रेज पावर 2 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो फंक्शन इन्वोक कॉल वाला ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करके हमने बेसिकली ये वाला काम जो है ना ये करना है। अब देखते हैं कि उसको हम फंक्शन इन्वोक कॉल को कैसे इंप्लीमेंट हमने किया हुआ है। तो फंक्शन इन्वोक कॉल में हमारे पास जो है ना एक डबल टाइप का जो है ना वो पैरामीटर पास होगा। अब सबसे पहले हमने जो रिजल्ट आएगा ना हमारे पास, वो शुरू में हम जो है ना उस वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करवा लेंगे। अब 0 से इनिशियलाइज क्यों करवाया, सिंपली हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यूज को जो है ना वो प्लस करना है। हर दफा हर एक टर्म को जो है ना वो हमने उसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करने के बाद इसके अंदर प्लस करना है। तो अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी, तो गार्बेज वैल्यू की सूरत में हमारे पास आंसर गलत आएगा। फिर हम एक लूप लगाएंगे जो 0 से शुरू होकर मैक्स डिग्री तक जाएगा, और मैक्स डिग्री के साथ जो है ना इक्वल का साइन लगाया, क्योंकि अगर मैक्स डिग्री 4 है तो अरे का साइज क्या है, 5 है, तो हमारे पास सबसे जो लास्ट इंडेक्स है वो कौन सा होगा, वो 4 होगा। तो फिर यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसलिए उसमें हर दफा जो है ना फिर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है लूप के अंदर। अब इसके अंदर आके मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट प्लस इक्वल्स, कि हर लूप की हर आइटरेशन के अंदर जो है ना रिजल्ट के अंदर जो है ना वैल्यू प्लस हो। अब वो कौन सी वैल्यू प्लस हो, जो हमारा कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ x रेज टू i। अब हमारे पास जो x है वो क्या है, जो वैल्यू जिस पे हम उसको इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, जो x की जगह पे वैल्यू आएगी। तो जो भी हमारे x की डिग्री होगी ना, हम जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना इसको रेज करेंगे, जैसे x रेज पावर 5 था या x रेज पावर 2 था। फिर उसके बाद साथ में जो कोफिशिएंट होगा उसके उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसको रिजल्ट के अंदर जो है ना वो प्लस कर देंगे। जब ये सारा लूप हमारा रन हो जाएगा तो हम यहाँ पे रिजल्ट को क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस वाला ऑपरेटर। अब प्लस वाले ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को प्लस करते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। यानी अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को प्लस कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है उसके अंदर वो सारी टर्म्स होंगी जो दूसरी के अंदर नहीं है, और जो सेम टर्म्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। मसलन अगर मेरे पास होती टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और दूसरी जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमारे पास सिंपली होता सिर्फ एक्स, तो मेरे पास क्या हो जाना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाना था। यानी जो सेम टर्म्स है वो प्लस हो जाएंगी और बाकी जो है वो बीच में वैसे ही आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है जो भी हमारे पास नई अरे बनेगी उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो जो दोनों के अंदर है। तो जो मैक्स डिग्री है वो दोनों में से जो दो भी पॉलिनोमियल्स है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर दूसरी जो पॉलिनोमियल टर्म थी एक्स, उसमें जो हमारी मैक्स टर्म क्या है, वो थी एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर की डिग्री है वो हमारे पास जो नई रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बन के आई है उसकी हाईएस्ट डिग्री थी। तो जो हमारे पास दोनों जिन दो टर्म्स को हम प्लस करना चाह रहे हैं, एक तो वो कॉलिंग की है, सपोज कर लेना हमने लिखा है R1 प्लस R2। तो जो R1 है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम जो है ना वो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। लाइक मैक्स डिग्री सिर्फ लिखने से इट मींस कि जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो वाला, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है R2 इट मींस कि वो क्या है, वो पैरामीटराइज्ड है, वो अदर है।
तो अब जो हमारे पास दोनों पोलिनोमियल टर्म्स है उनमें से जो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री है हम वो फाइंड करेंगे। मैक्स नाम का एक फंक्शन है जो हमें रिटर्न करवा के देगा कि इन दोनों में से कौन सी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी और वो हमारी क्या होगी, नई डिग्री होगी। फिर हम एक पोलिनोमियल से ही जो है ना एक नई पोलिनोमियल का ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके अंदर हम जो है ना न्यू डिग्री जो है ना उसको हम पास करवा देंगे। वो न्यू डिग्री +1 साइज की एक अरे क्रिएट करवाएगा और देन उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक फार का लूप लगा लेंगे जो 0 से लेकर न्यू डिग्री तक जो है ना वो रन करेगा। अब उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर से लगा लगा के मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर जो मेरा आई है वो जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उससे अभी छोटा है, यानी ये जो लूप का आई चल रहा है ना, हो सकता है ना कि जो मेरा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, तो उसके बाद उसकी जो मैक्स डिग्री है यानी उसकी मैक्स डिग्री 1 थी तो आई की वैल्यू जब 2 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मेरे पास जो मैक्स डिग्री है ना वो उससे उससे मैक्स डिग्री से छोटा है आई, तो जो भी उस कॉलिंग ऑब्जेक्ट के आई इंडेक्स के ऊपर कोफिशिएंट होगा ना उसको मैं स्टोर कर लूंगा ए के अंदर। तो टर्नरी ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो भी ये क्वेश्चन मार्क से जो है ना लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिखी हुई है ना, ये हमारे पास जो है ना एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा। अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जो साथ वैल्यू जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी और ये एग्जीक्यूट होकर किसको असाइन हो जाएगी, ए को। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये जो कॉलम के बाद वाली वैल्यू लिखी हुई है यानी 0 तो ए को 0 असाइन हो जाएगा। इसी तरह बी के लिए भी मैं क्या करूंगा कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी डिग्री चेक करूंगा कि अगर अगर जो आई है वो उसकी मैक्स डिग्री से छोटा है तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसको मैं जो है ना वो बी के अंदर कॉपी कर लूंगा। अगर जो आई है उसकी मैक्स डिग्री से ग्रेटर हो चुका है तो इट मींस कि वो क्या है, फिर वो 0 है। और ये जो ए और बी दोनों मेरे पास आएंगे, दोनों कोएफिशिएंट से उन दोनों को मैं प्लस करके जो रिजल्टेंट मैंने बनाया था ना ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट के कोएफिशिएंट आई के ऊपर मैं उसको स्टोर करवा दूं। और लूप सारा जब ये रन हो जाएगा तो मेरे पास रिजल्टेंट जो पॉलिनोमियल है वो बन के आ जाएगी और उसको मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ से। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाने वाला। अब मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, सपोज करें ना अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं x² + x और दूसरी तरफ जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो सिर्फ x है और साथ में आप सपोज कर लो +1 है, x + 1 है और इस तरफ मेरे पास क्या है, x² + x है। अब ये जो x + 1 है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ x² + x के साथ, तो पहले x जो है वो उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, x³ बनेगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, x² बनेगा। फिर ये जो 1 है ये उन दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जब x² + x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, x² + x बनेगा। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, x² x³ + 2x² + x, तो हमारे पास ये बन जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी और फिर उन रिपीटेड टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर ना ये हम ध्यान रखेंगे। और जो हमारे पास मैक्स डिग्री आई है वो दोनों की जो मैक्स डिग्री है उसको प्लस करने से आएगी। यानी हमारे पास अगर आप देखो ना x² + x और दूसरी साइड पे x + 1, इन दोनों साइड पे मैक्स डिग्री क्या आती है, एक साइड पे 2 और दूसरी साइड पे 1 थी, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 3। तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आया था उसके अंदर हमारे पास मैक्स डिग्री क्या थी, 3 थी। तो हमारे पास जो नई रिजल्टेंट हमारे पास पॉलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री क्या होगी, जो मैक्स डिग्री कॉलिंग ऑब्जेक्ट की होगी और जो मैक्स डिग्री दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट होगी अदर वाले की, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्स डिग्री आ जाएगी और उसको हम रिजल्टेंट पॉलिनोमियल के ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक फार का लूप लगाएंगे और फार का लूप लगा के हमारे पास दो नेस्टेड लूप वैसे लगेंगे। जो हमारे पास रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक लगेगा और जो अदर ऑब्जेक्ट है दूसरा जो नेस्टेड लूप होगा वो उसके लिए लगेगा। और इसके अंदर आके हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी रिजल्टेंट अरे है, रिजल्टेंट अरे के i + j इंडेक्स के ऊपर, यानी अब शुरू में हमारे पास i और j का इंडेक्स क्या है, 0 0, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट अरे के 0 इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू प्लस करें जो कोफिशिएंट ऑफ i और जो हमारा अदर कोफिशिएंट ऑफ i है उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आएगा। यानी x² × x को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आया कि जो कोफिशिएंट दोनों के क्या थे, बेसिकली 1 1 थे, तो 1 × 1 से क्या होगा 1, तो हमारे पास जो है ना वो 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली बाकी जितने भी इंडेक्सेस है ना वो भी यहाँ पे आएंगे और उन इंडेक्सेस के ऊपर भी जो वैल्यूज है वो सारी की सारी जो है वो स्टोर हो जाएंगी और हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद सी आउट वाला ऑपरेटर है, इसको हमने ओवरलोड किया हुआ है। अब इस सी आउट वाले ऑपरेटर को हमने कैसे ओवरलोड किया है, एक हमने लूप लगाया है
लूप जो है वो मैक्स डिग्री से शुरू होगा और वो 0 तक जाएगा, और 0 तक जाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि अगर तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तो अगर वो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्रीन के ऊपर जो है ना उसका कोफिशिएंट जो है वो भी प्रिंट करवा देंगे, साथ में जो उसका साइन है हम वो भी प्रिंट करवा देंगे एक्स का, और एक्स के साथ जो है ना हम ये जो पावर वाला सिंबल है ना ये भी रखेंगे, और जो हमारा जो है ना इंडेक्स चल रहा होगा वो क्या होगा, वो उसकी पावर होगी। तो हम सिंपली जो है ना सी आउट को भी इसके अंदर ओवरलोड करवा लें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इंट मेन के अंदर आके जो है ना एक दफा इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे पॉलिनोमियल का। मैंने एक p1 नाम का जो है ना एक वेरिएबल लिया, इसकी मैक्स डिग्री 5 रखी। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ टर्म्स ऐड की, लाइक 3 मेरा कोफिशिएंट है और x की पावर क्या है 2 है, 5 मेरा कोफिशिएंट है और x की पावर क्या है 4 है। फिर उसके बाद मैंने एक और पॉलिनोमियल लिया, उसके अंदर कोफिशिएंट मेरा क्या है 1 है और x की पावर क्या है 1 है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट क्या है 2 और x की पावर क्या है 2। अब इन दोनों को जो है मैं एक दफा जो है ना वो प्रिंट करवाऊंगा p1 और p2 को। p1 के लिए मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा 5x रेज पावर 4 प्लस 3x रेज पावर 2, और p2 के लिए मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा 2x रेज पावर 2 प्लस x। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस किया जाएगा, अगेन इनका सम जो है वो प्रिंट किया जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इनका प्रोडक्ट जो है वो भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया जाएगा। फिर उसके बाद एक डबल वैल्यू लिया, डबल वैल्यू लेके वो जो मेरा फंक्शन था, फंक्शन इन्वोक कॉल ऑपरेटर, उसके अंदर मैं इसको पास कर रहा हूँ, और उसके नतीजे में जो आंसर आएगा उसको भी स्क्रीन के ऊपर मैं प्रिंट करवाऊंगा। अब इसको एक दफा हम रन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अब अगर आप देखो तो P1 की वही वैल्यू आई है जो हमने ऐड की थी, जो टर्म्स ऐड की थी, P2 की भी वही वैल्यू आई है, और जो हमारे पास सम निकल के आया इन दोनों का, अगर हम P1 और P2 को जो है ना वो सम करें तो हमारे पास 5x रेज पावर 4। फिर उसके बाद ये जो स्केयर वाली दोनों है ये प्लस होंगी तो 5x रेज पावर 2। फिर उसके बाद साथ में हमारे पास ये 1x आ जाएगा, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा कि पहले ये 5x रेज पावर 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3x रेज पावर 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा। और फिर हमने जब इसके अंदर 2 पास किया ना, तो 2 को पास करने के P1 के अंदर अगर हम 2 को पास करें तो हमारे पास जो है 92 जो आंसर है वो आएगा। आई होप सो आपको इसकी भी अच्छे से जो है वो समझ आ गई हो। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ गया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वाला। अब इसमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली अरेज की। आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि आपने एड्रेस ट्रांसलेशन करके देनी होती है एक 3 डायमेंशनल अरे की, यूजली रो मेजर या कॉलम मेजर ऑर्डर के जरिए। तो अरे जो होती है हमारे पास कोई भी अरे, किसी भी अरे सपोज कर लें, अगर अरे का साइज है 5, तो रैम के अंदर जो है ना उसको एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगी, यानी जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो सारे रैम के अंदर इकट्ठे होंगे। सीक्वेंस ऑफ मेंबर्स हैं, इनको जो है ना हम नीचे सबस्क्रिप्ट्स के जरिए जो है ना नंबरिंग दे के जो है ना इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर 0 पे है, फिर ये 1 पे है, फिर ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। अब ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो अंडरनीथ कंपाइलर है उसको कैसे पता चलता है, उसको ये नजर थोड़ी आ रहा होता है, तो उसको ढूंढता कैसे है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इंडेक्स होता है ना, फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है सपोज कर लें 100, तो ये क्या होगा, ये उसका बेस एड्रेस होगा, और बेस एड्रेस से ये जो आगे इंडेक्सेस हैं सारे, इनको हम कैसे ढूंढेंगे। अब इनको सपोज कर लेना ये क्या है, ये 0 इंडेक्स है, तो अगर मैं लिखता हूँ ना अरे ऑफ 0, तो मैं अरे में क्या होगा, बेस एड्रेस जो है ना वो स्टोर्ड होता है अरे के नाम के अंदर। तो यहाँ पे प्लस क्या हो गया 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय जितना अरे के हर एक मेंबर का साइज है। सपोज कर लें अगर ये इंटीजर अरे है तो इसका साइज हर एक मेंबर का कितना होगा 4 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 100। तो अगर मैं अरे ऑफ 0 लिखता हूँ तो वो कौन से इंडेक्स के ऊपर जाएगा, 100 इंडेक्स जो है ना वहां पे जाएगा, यानी 100 इंडेक्स का मतलब है जो रैम के अंदर 100 लोकेशन है। फिर उसके बाद अगर मैंने 1 इंडेक्स को जो है ना वो ढूंढना है ना, अब जाहिर सी बात है अरे का जो अरे के अंदर हर एक जो इंडिविजुअल सेल होता है ना वो 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट जो है ना वो 8 बिट्स का होता है। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे 32 जो है ना वो बिट्स के जो है ना वो लोकेशंस मौजूद होते हैं। तो इनको क्रॉस करने के बाद जो है ना मुझे 1 इंडेक्स मिलेगा। अब अरे इसको कैसे ढूंढेगी, सॉरी कंपाइलर इसको कैसे ढूंढेगा, अगर मैं लिखता हूँ ना अरे ऑफ 1, तो अरे ऑफ 1 का मतलब होगा 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इससे क्या होगा, मुझे मिलेगा 104। तो मैं जो 104वीं लोकेशन है ना बाइट्स के लिहाज से, यानी मैं जो 32 जो बिट्स के ब्लॉक्स है मैं उनको क्रॉस करने के बाद जो मुझे एड्रेस मिलेगा ना नेक्स्ट 32 बिट्स का, वो क्या होगा, वो 1 इंडेक्स वाला होगा। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी कि हम एड्रेस ट्रांसलेशन क्यों करते हैं। और ये सारी एड्रेस ट्रांसलेशन थी 1 डायमेंशनल के लिए, और 1 डायमेंशनल की इतनी इजी थी कि वो मैंने आपको बस यहीं पे ही इसके इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया।
यहाँ पे आगे वो भी यही बता रहा है कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे कैसे होगी। अगर हमने किसी भी ith एलिमेंट को जो है ना वो एक्सेस करना है, सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा बेस एड्रेस, फिर साथ में हम प्लस प्लस करेंगे ऑफ सेट ऑफ आई एलिमेंट फ्रॉम द बेस एड्रेस। अब ऑफ सेट ऑफ ith एलिमेंट का क्या मतलब होगा, यानी आई मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट। इंटीजर के केस में साइज ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 था तो हमने इसको 4 रखा, समटाइम्स वो 2 भी होता है तो उस केस में हम उसको 2 रख लेंगे। कंपाइलर को पता है कि उसने कितनी इंटीजर को जो है ना वो मेमोरी एलोकेट किया, उसका साइज कितना रखना है, 2 रखना है या 4 रखना है, वो उस लिहाज से इसको कैलकुलेट कर लेगा। फिर उसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है एक 2 डायमेंशनल अरे की। अब एक 2 डायमेंशनल अरे हमारे पास क्या होगी, सपोज करें ये हमारे पास एक 2 बाई 2 की एक अरे है, तो हमारे पास क्या होंगे, 2 कॉलम्स होंगे उसके अंदर और हमारे पास क्या होंगी, 2 रोज होंगी उसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, एक 2 डायमेंशनल अरे है। अब सपोज करें मेरे पास एक 3x4 की एक अरे है जिसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे और उसके अंदर 3 रोज होंगी। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन हमें नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन रैम के अंदर ये कैसे रिप्रेजेंट होगी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं रो मेजर रिप्रेजेंटेशन में। अब रो मेजर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास ये एक 3x4 की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है रो 0 यानी कि जो कि फर्स्ट रो है, उसके एलिमेंट्स जो है वो रैम के अंदर है। फिर उसके बाद रो 1 के जो एलिमेंट्स है वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो रो 2 के एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। अब जो 1 डायमेंशन के थे उसके अंदर तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, तो हमारे पास ऑफ सेट के अंदर जो साइज ऑफ एलिमेंट है वो सिर्फ आई की जो वैल्यू होगी, जो इंडेक्स होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उसमें फिर बेस एड्रेस प्लस करेंगे तो हमारे पास वो जो रैम के अंदर एड्रेस है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन 2 डायमेंशनल के अंदर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रोज हैं, तो मल्टीपल रोज के केस में हमारे पास है जो है ना वो कैसे निकलेगा, तो जो उसका हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा बेस प्लस साइज मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एन है ना, ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब क्योंकि हमारे पास कौन सा मेजर ऑर्डर है, ये रो मेजर ऑर्डर है। तो रो मेजर ऑर्डर में जो हमारा रो वाला है ना इंडेक्स, जो कि क्या है हमारे पास आई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब ये क्यों करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप सपोज कर लो ना कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस के अंदर क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, तो ये हमारे पास एड्रेस है 100, ये हमारे पास एड्रेस होगा 104, ये एड्रेस होगा 108, ये एड्रेस होगा हमारे पास 112, ये एड्रेस होगा हमारे पास 116, ये हमारे पास एड्रेस होगा 120। तो 4 के डिफरेंस के लिहाज से ना इंटीजर के लिए मैंने इनके जो एड्रेसेस है मैंने वो लिखे हैं। अब यहाँ पे हम आई और जे की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास अगर बेस एड्रेस जो है वो 100 हो तो क्या हमारे पास ये वाले एड्रेसेस निकल के आते हैं। देखते हैं। अब सबसे पहले मैं 0,0 की जो वैल्यूज है ना मैं पहले वो निकालता हूँ। तो 0,0 में हमारे पास क्या होगा, बेस एड्रेस क्या है 100, साइज हमारा क्या है 4 और आई और जे हमारे पास दोनों क्या है 0, तो ये अंदर जो है वो 0 ही हो जाएगा सारा। साथ में ये 4 भी मल्टीप्लाई 0 से होके क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास सिर्फ 100 रह जाएगा। 0 इंडेक्स है उसका एड्रेस तो निकल आया। फिर उसके बाद मैं निकालता हूँ ये जो ये वाला एड्रेस है 0,3 वाला। 0,3 पे क्या होगा 100 प्लस 4 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू क्या है 4 के 4 कॉलम्स है हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 3, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 100 प्लस 12 और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 112 जो है वो इसका एड्रेस निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना वो वाला भी एक निकालते हैं जिसमें ये आई जो है वो 0 नहीं है, तो हम निकालते हैं 1,0 का। अब 1,0 पे क्या होगा 100 प्लस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू क्या है 4 प्लस 0। अब ये हमारे पास क्या निकल के आएगा 100 प्लस 16 विच इज 116। तो हमारे पास जो है ना वो 1,0 का एड्रेस क्या था 116 एड्रेस था, तो एड्रेसेस सही निकल के आ रहे हैं। अब जो रो रिप्रेजेंटेशन है, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारा जो आई है ना जो कि रो वाली वैल्यू होती है उसके साथ हम नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो कॉलम मेजर है हमारे पास होगा ना वो इससे थोड़ा सा उल्ट है। अब वो उल्ट कैसे है वो हम देखते हैं। अब कॉलम मेजर के अंदर आप सपोज करो हमारे पास जो है ना एक 3x4 की अरे है, तो इट मींस कि इसके अंदर जो है ना वो 4 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगी। अब रो मेजर में हम क्या करते थे कि वो जो 3 रोज थी ना उनको हम एक सीक्वेंस के अंदर जो है ना वो रैम के अंदर स्टोर कर रहे थे।
कॉलम मेजर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम वैल्यूज को जो है ना वो कॉलम वाइज जो है ना वो रैम के अंदर जो है ना वो स्टोर करेंगे। तो हमारे पास जो 4 कॉलम्स हैं वो क्या होंगे, वो रैम के अंदर जो है ना वो स्टोर होंगे एक सीक्वेंस के अंदर। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है तो इसका एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं 100, इसका एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं 104, इसका एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं 108, इसका एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं 112 और इसका एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं 116। और इसके फार्मूला के अंदर क्या होगा, बेस प्लस साइज और अंदर हमारे पास आ जाएगा j मल्टीप्लाई बाय m प्लस आई। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज क्या है कि जो हमारा कॉलम वाला पार्ट है ना वो क्या होता है, वो j होता है। कॉलम वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं नंबर ऑफ रोज के साथ। दूसरे में हम क्या कर रहे थे कि हम i के साथ जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा रहे थे। और रोज से अगर हम कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, रोज वाला जो ऑफसेट है i इंडेक्स है, अगर हम रोज वाले इंडेक्स के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या होगा, रो मेजर ऑर्डर होगा। और अगर हम कॉलम्स के साथ जो है ना वो रोज के नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन होगी। अब कुछ इसमें रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। बेस एड्रेस जो है हम सपोज कर लेते हैं वो 100 है, मैं लिखूंगा 100 प्लस 4 इंटू, अब मेरे पास मैंने निकालना है 0,0 के लिए, 0,0 के लिए ये अंदर वाली दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, 4 भी 0 हो जाएगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 100 ही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट तो निकल आया। अब मैं ये जो है ना 2,0 जो है ना ये निकालता हूँ, तो 2,0 निकालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस, या बेस क्या है हमारे पास 100 प्लस 4 इंटू जे की वैल्यू जो है वो 0 है तो j मल्टीप्लाई बाई m 0 हो जाएगा, प्लस i की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 108। तो 108 ही निकल के आ रहा है। अब ये 1,1 की निकालते हैं। 1,1 की अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगी, 100 प्लस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 100 प्लस 4 इंटू 4 विच इज 116। मेरे पास वही एड्रेस निकल के आ गया। आई होप सो आपको कॉलम मेजर की अच्छे से समझ आ गई होगी डिटेल के अंदर। अब ये रो मेजर जो है ना वो 3 डायमेंशनल के लिए और जो कॉलम मेजर है 3 डायमेंशनल के लिए, इसके ऊपर मैंने ना एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर उसके क्वेश्चन भी मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किए हैं। तो काइंडली एक दफा वीडियो देख लें अगर आपने 3 डायमेंशन के लिए जो है वो देखने हैं, क्योंकि वो आपकी ये लैब मैनुअल के अंदर डिस्कस नहीं किए हुए तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके अंदर। फिर उसके बाद हमें एक टास्क दिया गया जिस टास्क के अंदर यह है कि हमने जो है ना एक फंक्शन को जो है ना वो नंबर ऑफ डायमेंशंस बतानी है और वो फिर डायमेंशंस जो है ना वो हमें प्रिंट करके दे देगा। अब अगर आप देखो तो जब इसमें हम जो है ना वो रो मेजर के अंदर पास कर रहे हैं 3, तो 3 को पास करने पे सबसे पहले i की वैल्यू 1, i1 आ रहा है, साथ में जो है ना d2 और d3 आ रहा है। सपोज देखें ना, ये ध्यान से देखें, i की वैल्यू क्या है 1, d के साथ क्या आ रहा है 2, फिर उसके बाद d के साथ क्या आ रहा है 3, तो i एक ही आएगा, साथ में आगे जितनी भी उस डायमेंशन तक के जो d है ना वो आ जाएंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन हमने पास किया ना तो i जो है वो हम पहले 1 फिर साथ में हमारा d2 और d3 आ जाएगा, फिर एक स्पेस देंगे, अब i हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब i की वैल्यू 2 है तो पीछे d कितने रिमेनिंग है, सिर्फ एक ही रिमेनिंग है जो कि क्या आएगा 3 आएगा, फिर उसके बाद स्पेस दे के i3 आ जाएगा और पीछे d कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। अब ये कॉलम मेजर के अंदर ना इससे रिवर्स होता है, इससे उल्टा हम लिखते हैं इसको। उल्टा इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हम जो है ना वो इसी कोई 3 वाले के लिए हम कॉलम मेजर का अगर हम देखें ना तो हमारे पास आएगा i3 और पीछे रिमेनिंग हमारे पास क्या है 2 और 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2 d1, फिर उसके बाद स्पेस देके हमारे पास आ जाएगा i2 और i2 के बाद हमारे पास क्या आता है d1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा i1 और 1 से पीछे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी फिर जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अब इसका प्रोग्राम जो है वो भी एक दफा देख लेते हैं, मैंने कंपाइलर पे ये किया भी हुआ है। अब यहाँ पे पहले मैंने जो है ना वो रो मेजर वाला फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमारे पास कोई डायमेंशन पास होगी और उस डायमेंशन से रिलेटेड फिर हमने वो जो ना वो i और d जो है ना वो प्रिंट करके देने। सबसे पहले तो ये कि अगर हमारी डायमेंशन जो है ना वो 1 से लेस है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहीं से रिटर्न करवा देंगे। फिर उसके बाद हम जो है ना वो टी आउट की स्टेटमेंट है रो मेजर मैपिंग फार्मूला जो कि वहां पे भी लिखी है जिसके आगे फिर वो डायमेंशंस प्रिंट होगी। फिर उसके बाद हम एक जो है ना एक लूप लगाएंगे और ये नेस्टेड लूप है हमारे पास। अब इसमें हमारा एक लूप है जो i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा और डायमेंशंस तक जो है ना वो जाएगा। अगर डायमेंशंस 3 है तो ये 3 तक जाएगा। अगर आपको याद हो तो वो हमारी जो डायमेंशंस हमने प्रिंट करवाई थी वो i1 से i3 तक प्रिंट करवाई थी, इसलिए फिर ये लूप को हमने i1 से शुरू करके कहां तक लेके गए डायमेंशन तक।
अब इसके अंदर आते ही हमने क्या करना है, आई को प्रिंट करना, हम लिखेंगे स्क्रीन के ऊपर आई और साथ में जो भी जो इंडेक्स चल रहा है आई का वो हमारे पास आ जाएगा। यानी सबसे पहले प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर I1 प्रिंट होगा। अब अगर तो हमारे जो आई है ना वो डायमेंशन से जो है ना वो लेस है, यानी अगर जो आई है वो 3 से लेस है, तो जब आई की वैल्यू 1 है तो इट मींस कि वो 3 से लेस है। अब ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब आई की वैल्यू 3 के इक्वल होगी तो तब हमने सिर्फ स्क्रीन पे क्या प्रिंट किया था, सिर्फ I3 प्रिंट किया था। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या कर दिया, हमने कंडीशन लगा दी है कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी ना तो फिर साथ में डी वगैरह नहीं प्रिंट होंगे, क्योंकि इससे नीचे जो कोड लिखा हुआ है ना, ये नीचे जो कोड लिखा हुआ है ये डी को प्रिंट करवाने के लिए। तो अगर आई की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में हम फिर डी को प्रिंट नहीं करवाएंगे। अब अगर हमारे आई की वैल्यू जो कि इस केस में डायमेंशन से लेस है, तो अंदर आगे हमने सबसे पहले स्पेस दी। अगर आप वो जो वहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई थी वहां पे भी देखो तो वहां पे क्या था, I1, फिर उसके आगे क्या थी, स्पेस। फिर स्पेस के बाद क्या था हमारे पास जो है ना वो था D2 और D3। अब D2 हमारे पास कैसे आएगा, हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे जो हमारा जो है ना I+1 से शुरू होगा। अब I की वैल्यू क्या थी, 1, तो I+1 क्या होगा, 2, तो ये हमारा कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा और जितनी डायमेंशन है वहां तक जाएगा। तो हमारे पास जो है ना ये कितना 2 से शुरू हुआ, तो 2 से शुरू होकर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा D, साथ में J की वैल्यू क्या है 2, और फिर उसके बाद चेक होगा कि अगर हमारे पास जो है ना J की वैल्यू जो वो डायमेंशन से छोटी है तो एक स्पेस जो है ना वो भी प्रिंट हो जाए साथ, और फिर एक स्पेस के बाद क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन के ऊपर D3 प्रिंट होगा। और फिर ये जब ये लूप रन हो जाएगा तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब अगर आप देखो ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, I1 स्पेस D2 स्पेस D3 स्पेस प्लस स्पेस I2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ है स्क्रीन के ऊपर I1, फिर उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हुई, फिर D जो है 2 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद D2 के बाद एक स्पेस, फिर D3 प्रिंट हुआ, फिर D3 के बाद एक स्पेस, और उसके बाद फिर स्पेस प्लस स्पेस। साथ में हमारे पास जो है ना अगर आप देखो तो ये प्लस के आगे पीछे क्या है, स्पेस है, तो हमारे पास जो है ना एक एक और स्पेस जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटरेशन आएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा I2, और स्टिल हमारी जो है ना वो I लेस देन डायमेंशन है क्योंकि 3 से छोटा है, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक स्पेस प्रिंट होगी। फिर फार का लूप जो है ना वो I+1 से शुरू होगा, यानी 2+1 यानी वो 3 से शुरू होगा, तो स्क्रीन के ऊपर D3 प्रिंट होगा और एक स्पेस जो है वो प्रिंट होगी, और स्पेस प्रिंट होने के बाद J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, वो डायमेंशन से छोटी है, उसके बराबर नहीं है, तो फार का लूप कट होगा, स्क्रीन के ऊपर प्लस प्रिंट होगा, और नेक्स्ट आइटरेशन पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो I3 प्रिंट होगा। अब I की वैल्यू 3 हो चुकी है तो वो डायमेंशन से छोटी नहीं है, तो ये फार का लूप प्रिंट नहीं होगा, हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर एंड एल कर देंगे और लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉलम मेजर वाला लिखा हुआ है, इसके अंदर भी वही चीज है, बस जो है ना वो सीक्वेंस जो है वो रिवर्स की है, और वो कैसे रिवर्स होती है वो मैंने आपको बताई है। आप ये वाला कोड देखिएगा, अगर इसमें कहीं पे समझ ना आई तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। फिर मैंने इन दोनों की एक जो है ना वो एग्जांपल जो है ना वो भी लिखी हुई है कि इनको रन करके जो है वो देखा जा सके, तो इनको एक दफा रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। आपको ये आउटपुट नजर आ रही होगी, ये सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन्होंने टास्क के अंदर दी हुई थी, और ये उन्होंने कॉलम मेजर की खैर दी कोई नहीं हुई थी, तो ये मैंने भी प्रिंट करवा दिया साथ। फिर उसके बाद उन्होंने एक टास्क दिया है जिसके अंदर हमने एक 3 डायमेंशनल अरे जो है उसको मेमोरी एलोकेट करवानी है, उसको कुछ डाटा इनिशियलाइज करवाना है, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के बाद उसको डी एलोकेट करवाना है। इसका जो प्रोग्राम है ना वो मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, बहुत ईजी है, आपको भी पता है कि डायनेमिक मेमोरी कैसे एलोकेट करवाते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मैं समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे करवाने का कोई मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा। डायनेमिक मेमोरी जो है वो कैसे एलोकेट होगी, कैसे डी एलोकेट होगी, अरे को कैसे कोई वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है, उसको प्रिंट कैसे करवाना है अरे को, और कैसे जो है ना वो उसको डी एलोकेट करवाना है, डिलीट करवाना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमने एक 2 डायमेंशनल अरे को जो है ना वो 1D के अंदर जो है ना उसको मैप करना है। अब मैपिंग कैसे होती है वो आपको फार्मूला उसका पता है, या तो हम रो मेजर यूज करेंगे या हम कॉलम मेजर जो है उसका फार्मूला यूज करेंगे और हम उसकी जो मैपिंग है वो कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वैसे तो जो एक 2 डायमेंशनल अरे होती है ना उसकी कुछ रोज होती हैं और कुछ उसके कॉलम्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसको जो है ना वो जैसे वो हमने ऊपर एड्रेसिंग में भी देखा था जो रो मेजर एड्रेसिंग थी, रो मेजर एड्रेसिंग में क्या होगा कि सबसे पहले रैम में जो हमारी फर्स्ट रो है वो प्रेजेंट होगी, फिर उसके बाद सेकंड रो प्रेजेंट होगी, देन उसके बाद थर्ड रो प्रेजेंट होगी एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे कि अगर सपोज करें ना हमने बनानी है एक 3x4 की अरे बनानी है, तो 3x4 हमारे पास कितना होगा, 12 होगा, हम एक 12 साइज की अरे बनाएंगे
और 12 साइज की अरे में से अगर उसने जो है ना सपोज करें ना वो उसको एक्सेस करना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2 डायमेंशंस, लाइक वो करना चाह रहा है 0,0, तो 0,0 जो है वो इस 12 के अंदर कौन सी होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी। 0,1 जो है वो सेकंड वैल्यू होगी। 0,2 जो है वो थर्ड वैल्यू होगी। 0,2 जो है वो 0,3 जो है वो फोर्थ वैल्यू होगी। और 1,0 जो है वो फिफ्थ वैल्यू होगी। तो अब इसको हम जो है ना वो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम ये देख लेते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, बेस प्लस, अब क्योंकि हम रो मेजर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। जब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला फैक्टर सारा 0 हो जाएगा। सिर्फ जो जे की वैल्यू है वही हमारी मैटर करेगी, और जे की वैल्यू इसमें क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। तो हमारी 4 वैल्यूज जो है वो तो डायरेक्टली इसी से ही आ जाएंगी। अब जब हम जो है ना वो सेकंड रो के ऊपर जाते हैं ना, जिसमें आई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमारे पास क्या होगा कि आई मल्टीप्लाई बाय एन होगा। अब आई की वैल्यू क्या है, 1, एन क्या है हमारे पास 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये सेकंड रो के केस में हमेशा 4 रहेगा। जे की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 और 3 आएगी। तो जब जे की वैल्यू 0 होगी तो हमारा 4 इंडेक्स आएगा। 4 इंडेक्स का मतलब है फिफ्थ वैल्यू, वही मतलब होगा ना एक सिंपल अरे के अंदर। और जब j की वैल्यू 1 होगी तो 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, 5। 5 का क्या मतलब होगा, सिक्स वैल्यू। 5 इंडेक्स का यही मतलब होगा ना कि सिक्स वैल्यू है हमारे पास। तो आई होप सो आपको इसका बेसिक आइडिया जो है ना वो समझ आ रहा होगा कि हम कैसे जो है ना 2D टू 1D मैपिंग करेंगे, कि हम एक वन डायमेंशनल अरे करेंगे और उस वन डायमेंशनल अरे जो है ना उसको उसको हम जो है ना वो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि जैसे वो एक 2 डायमेंशनल अरे है हमारे पास। और बैक एंड पे हो भी यही रहा होता है, जब हम एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं ना तो बैक एंड पे यही हो रहा होता है। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना एक क्लास है, जिस क्लास का नाम है अरे 2D। इसके अंदर हमने एक पॉइंटर लिया जिसका नाम है डाटा, फिर उसके बाद दो वेरिएबल्स हमने दिए जिसका नाम है रोज और कॉलम्स। फिर उसके बाद हमने जो है ना एक कंस्ट्रक्टर बनाया इसका पैरामीटराइज, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पास होंगे, वो हम रोज और कॉलम्स को जो है वो इनिशियलाइज करवाएंगे। फिर जो डाटा वाला पॉइंटर था हमारे पास, उसको हम 2 डायमेंशनल अरे की बजाय उसको एक सिंगल डायमेंशन अरे जो है ना हम बनाएंगे। और उसका साइज क्या होगा, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अगर हमारे पास जो है वो रोज 3 है, कॉलम 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 12। तो एक 12 साइज की जो है ना अरे जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। और साथ में जो है ना ये चीज लगाने से, अब साथ में ये चीज लगाने से क्या होगा कि इसके जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे। आपको पता है कि जब हम, अगर आपको अरेज के बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, तो अरेज में अगर हम जो है ना किसी चीज को इनिशियलाइजेशन लिस्ट देते हैं ना, तो उसमें जो एलिमेंट्स की वैल्यूज हम सेट नहीं करवाते तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो जीरो सेट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे देखो ना, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो वो इंट और इंट के साथ जो है ना वो जीरो बता रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जीरो जो है वो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, सिंपली इसको डिलीट करवाएगा। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट इसका कोई भी आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो डाटा वाली अरे क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, मेमोरी लीक नहीं होगी। फिर उसके बाद इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि जो जिसके लिए हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा, उसके रोज और कॉलम्स को हम क्या करेंगे कि जो दूसरी साइड पे है ना अदर वाला ऑब्जेक्ट जो पैरामीटराइज्ड है, उसके रोज और कॉलम से इनिशियलाइज करवाएंगे। और उसकी फिर जो कॉलिंग वाला है उसकी डाटा वाली अरे जो है उसको रोज कम और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा के एक जो है ना वो डायनेमिक अरे बनाएंगे। डायनेमिक अरे बनाने के बाद हम एक फॉर का लूप लगाएंगे, जो जितने हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है उतने टाइम्स ये लूप चलेगा। और जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके डाटा वाली अरे के अंदर जो अदर वाली डाटा वाली अरे है उसका डाटा जो है वो कॉपी करवा देगा। तो इसमें हमारे पास कोई भी डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद है गेट इंडेक्स। अब गेट इंडेक्स में अगर आप देखो ना, तो हमारे पास यहाँ पे वो फार्मूला लगा हुआ है जो बेस प्लस साइज इंटू आई मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम साइज जो है हमारा इन्वॉल्व नहीं आ रहा और ना ही हमारा बेस एड्रेस इन्वॉल्व आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ना वो रैम के अंदर नहीं देख रहे, हमने सिर्फ इंडेक्स देखना है। तो अगर हमने सिर्फ इंडेक्स देखना होगा ना, तो आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाय रोज, इससे हमें जो है ना वो पता चल जाएगा। अब क्योंकि ये कॉलम मेजर है ना, तो कॉलम मेजर में हम जे मल्टीप्लाई बाय रो कर रहे हैं। अगर हमारे पास रो मेजर होती ना, तो रो मेजर में हमने जो है ना आई मल्टीप्लाई बाय जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स कर लेना था। तो जो भी कॉलम ऑर्डर, जो भी मेजर ऑर्डर आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं उससे आपको एड्रेस मिल जाएगा। यानी जब भी यूजर जो है ना वो आई कामा जे प्रोवाइड करेगा ना, तो हम गेट इंडेक्स से क्या करेंगे, उसका इंडेक्स जो है ना वो गेट कर लेंगे और हमें वो इंडेक्स जो है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद है गेट इंडेक्स वैल्यू। अब जैसे यूजर जो है ना हमें वो आई और जे इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जो है ना वो गेट करना चाहेगा,
हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेट इंडेक्स के अंदर आई और जे को पास करेंगे। वो कॉलम मेजर या रो मेजर जो भी हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया होगा उसकी मदद से हमें इंडेक्स जो है वो गेट करके देगा। फिर डाटा वाली अरे में से उस इंडेक्स के ऊपर जो डाटा पड़ा होगा हम वो गेट कर लेंगे। फिर उसके बाद है सेट इंडेक्स वैल्यू। इसमें भी क्या होगा कि आई और जे यूजर पास करेगा और साथ में जो वैल्यू उसको असाइन करवाना चाह रहा है वो पास करेगा। हम गेट इंडेक्स फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, आई और जे का जो इंडेक्स बनता है वो करेंगे। डाटा के अंदर वो इंडेक्स पास होगा और फिर उसके ऊपर जो है ना वो वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाए। फिर उसके बाद अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए हम दो नेस्टेड लूप लगाएंगे। आउटर लूप जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, इनर लूप जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अंदर एक सी आउट की स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर हमारे पास होगा गेट इंडेक्स वैल्यू और उसके अंदर आई और जे को हम पास करेंगे। आई और जे पास करने पे हमारे पास ये जो गेट इंडेक्स वैल्यू वाला फंक्शन है ये कॉल होगा। ये गेट इंडेक्स फंक्शन से इस फार्मूला की मदद से जो है ना हमें इंडेक्स रिटर्न करवाएगा। वहां पे जो डाटा वो हमें रिटर्न होगा और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे खुद से जो है ना इसका एड्रेस जो है ना वो प्रिंट करवाना चाहें किसी भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स का अपनी तरफ से, अगर हमें स्टार्टिंग इंडेक्स पता है लाइक वो हमारे पास क्या है, वो 1000 है, तो हम आई और जे के ऊपर जो है ना वो कौन सा वो आई और जे कौन सी लोकेशन के ऊपर है तो हम ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, स्टार्टिंग फार्मूला स्टार्टिंग इंडेक्स यानी जो बेस बेस एड्रेस है वो है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास है गेट इंडेक्स आई और जे, जे और आई और जे से हमारे पास जो भी वो निकल के आएगा एड्रेस वो जो फार्मूला की मदद से निकल के आएगा और फिर उससे हम उसको हम क्या करते हैं साइज से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास वो जो एड्रेस था कॉलम मेजर वाला बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होगा और जो भी एड्रेस हमारा कैलकुलेट होगा हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल यूजेज है जिसमें इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो सेट करवाई हैं। सेट करवाने के बाद उनको मैंने प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद उसके अलावा इसका एड्रेस जो है वो भी प्रिंट करवाया। इसमें स्टार्टिंग एड्रेस हमने फेक ही ले लिया क्योंकि हमें कभी भी अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो पता ही नहीं चलता, वो कंपाइलर ही हैंडल करता है। तो एक दफा आप भी इसको जो है ना वो करके देखना, कहीं से समझ ना आई तो मैं आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद है स्पार्स मैट्रिसेस। अब स्पार्स मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास समटाइम्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस होते हैं लाइक 100 by 100 का होगा, 50 by 50 का होगा, या फिर बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस इनसे भी बड़े बड़े। लेकिन उनके अंदर जो है ना डाटा जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो एंट्रीज जो है वो जीरो होंगी। लाइक 80 to 90% एंट्रीज जो है वो जीरो है और बाकी जो है ना वो कोई छोटी मोटी वैल्यूज है। तो ऐसे इंडेक्सेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा। अब जब ऐसा काम होगा ना तो हम क्या करते हैं कि हम उनको छोटे मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब छोटे मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट करने के काफी मेथड्स हैं। सबसे पहले जो इसमें सबसे इजी मेथड है ना हम सबसे पहले वो देखते हैं। अब इसमें जो सबसे इजी मेथड है वो है कोऑर्डिनेटेड लिस्ट, या इसको COO भी बोलते हैं। अब COO में हमारे पास क्या होगा, हम तीन अरेज लेंगे, एक रो, एक कॉलम और एक डाटा। अब हमारे पास यहाँ पे एक डाटा आपको नजर आ रहा है 2, तो डाटा अरे के अंदर यहाँ पे हमने क्या सबसे पहली वैल्यू ले लिया 2 ले लिया। और 2 हमारा कौन से इंडेक्स के ऊपर है, 1,1 के ऊपर, यानी रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 के अंदर। हमने क्या किया है कि रो और कॉलम के अंदर भी जो फर्स्ट इंडेक्स है 0 0, वहां पे हमने क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया। यानी जो रो और कॉलम इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर जो है ना वो डाटा 2 जो है ना वो इस मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने डाटा के अंदर जो है ना वो 5 को स्टोर किया है। तो 5 कौन सी लोकेशन के ऊपर है, 3,4 के ऊपर। तो हमने रो के अंदर क्या स्टोर करवा दिया, 3,4 स्टोर जो है ना वो रो और कॉलम में भी स्टोर करवा दिया। इसकी तो आपको समझ आ गई होगी, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। यानी एक अरे जो है उसके अंदर रोज के एड्रेसेस होंगे और दूसरी अरे के अंदर हमारे पास कॉलम्स के एड्रेसेस होंगे और फिर जो डाटा है उसके अंदर उस रो और कॉलम के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा वहां पे रिप्रेजेंट होगा। फिर जो सेकंड इजीएस्ट मेथड है वो है LIL, यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सपोज करें ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया, ये उसकी रोज हैं और ये उसके क्या है, कॉलम्स के नंबर्स हैं 0 1 2 एंड 3। हम क्या करेंगे, हम एक सबसे पहले एक रोज नाम की एक लिस्ट बनाएंगे जिसकी हाइट जो है ना वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी और उसके अंदर जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स जो है ना वो वेरी कर रहे होंगे। लाइक मतलब जो वेरी फर्स्ट रो है इसके अंदर, उसके अंदर 3 कॉलम्स है 0 2 एंड 4। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 0 2 एंड 4 इनके ऊपर जो है ना वो कोई डाटा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि 3 कॉलम्स ले लिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास रो 1 है, यानी जो सेकंड रो है उसके ऊपर दो जगह पे जो है ना डाटा था। तो वो कौन कौन सा था, वो 1 एंड 2 के ऊपर था। तो हमने 1 एंड 2 जो है ना वो यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट रो के 0 कॉलम 2 कॉलम और 4 कॉलम के ऊपर कौन कौन सा डाटा है वो हम एक डाटा लिस्ट के अंदर जो है ना वो लिख रहे हैं।
जीरो रो के जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 8 स्टोर्ड है, तो अगर आप यहाँ पे देखो 8 है, तो बेसिकली ये जो LIL है और ये जो COO है, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, इंतहाई जो सिंपल इनकी है ना इम्प्लीमेंटेशन वो है। अब दो और मेथड भी हैं हमारे पास, वो थोड़े से इससे डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये एक मेथड है CSR, ये है कंप्रेस्ड स्पार्स रो। अब कंप्रेस्ड स्पार्स रो के अंदर भी हमारे पास जो है ना वो 3 अरेज होंगी। सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना एक डाटा वाली अरे होगी। अब क्योंकि ये कंप्रेस्ड स्पार्स रो मेथड है ना, तो इसमें हमारा जो डाटा है ना डाटा वाली अरे के अंदर वो रो वाइज होगा। यानी सबसे पहले डाटा होगा रो जीरो का, तो रो जीरो के अंदर क्या है 8 एंड 2, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 8 एंड 2। फिर उसके बाद रो 1 के अंदर क्या है 5, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 5। फिर उसके बाद हमारे पास रो 4 के अंदर क्या आ रहा है 7 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 1 2। फिर उसके बाद सबसे आखिर पे रो 6 के अंदर क्या आ रहा है 9, तो इसमें सबसे आखिर पे क्या आ गया 9 आ गया। क्योंकि ये CSR है यानी कि रोज के ऊपर बेस्ड है, तो डाटा जो है वो रोज वाइज जो है ना हमने इस डाटा वाली अरे के अंदर स्टोर कर ली। फिर उसके बाद है इंडाइसिस। अब क्योंकि डाटा रो वाइज स्टोर हुआ है, तो जो इंडाइसिस हैं इसके वो हमने कॉलम्स के लिखने हैं। तो कॉलम्स के अंदर हमारे पास जो है ना वो क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले 8 जो है ना 8 का कॉलम क्या है 0, 2 का कॉलम हमारे पास क्या है 2 है, 5 का कॉलम हमारे पास क्या है 2 है। फिर उसके बाद जो 7 है उसका कॉलम हमारे पास क्या है 2 है, तो उसके लिए भी 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 का कॉलम हमारे पास क्या है 3, तो उसके लिए 3 आ जाएगा। 2 के लिए कॉलम क्या है 4, तो उसके लिए 4 आ जाएगा। 9 के लिए कॉलम क्या है 3, तो उसके लिए 3 आ जाएगा। अब ये जो इंडेक्स पॉइंटर्स वाली जो हमारी होगी ना रो, ये हमारे पास अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज है ना 7, 0 से 6 तक जा रही है, तो इट मीन्स कि ये 7 है, तो इसका साइज होगा 8। सबसे पहले हमारे पास क्या यहाँ पे आ रहा है 0 आ रहा है, और जो उससे वेरी नेक्स्ट के ऊपर आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसके तो दो एडजेसेंट जो इंडेक्सेस है ना इनके ऊपर क्या है 0, 2। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो हमारे पास 2 और 0 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने जो वेरी फर्स्ट रो है उसमें से कितने एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं 2 स्टोर किए हैं, और उनका स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास क्या है वो 0 स्टार्टिंग इंडेक्स है उनका, क्योंकि वहां से जो है ना वो वैल्यूज जो है वो शुरू हो रही है। फिर अगली जो दो एडजेसेंट वैल्यूज हैं, अगर हम इनका जो है ना वो डिफरेंस लें, तो हमारे पास इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 3 - 2, वो क्या आ जाएगा 1। तो हमने नेक्स्ट रो से कितनी वैल्यूज पिक की हैं, एक वैल्यू पिक की है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एडजेसेंट टू वैल्यूज हैं वो क्या है 3 - 3, वो क्या आ जाएगा 0। तो हमने इस रो में से कितनी वैल्यूज ली हैं, कोई वैल्यू भी नहीं ली, इसलिए ये क्या है 0 है। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट टू एडजेसेंट वैल्यू ये भी क्या आएगा 0 आएगा, तो इससे नेक्स्ट रो में से भी हमने कोई वैल्यू नहीं ली। फिर इससे नेक्स्ट टू एडजेसेंट वैल्यूज में हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 3 का डिफरेंस आएगा। तो इसमें से हमने कितनी वैल्यूज ली हैं, 3 वैल्यूज हमने जो है ना वो इसमें से ली हैं। और उनका हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमारे पास क्या होगा, उनका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमारे पास है 3, सॉरी 2 हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसका। अगर आप देखो तो 7 के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमें जो है ना ये सारी की वैल्यूज जो है ना ये इस रो की वो इकट्ठी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है वो क्या है 6 का है, तो वो क्या है 0। तो हमने उससे नेक्स्ट जो है ना वो रो से कोई वैल्यू भी नहीं ली। फिर 6 और 7 का डिफरेंस क्या है 1 का, तो इस रो से भी हमने क्या लिया एक वैल्यू ली। तो ये जो इंडेक्स पॉइंटर्स है ना, ये नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने हर रो में से कितनी वैल्यूज दी हैं। इसको हम फिल कैसे करेंगे, ये तो आपको समझ आ गया कि सिंपली डाटा रो वाइज लिखेंगे, फिर उन जो भी हमारे पास डाटा है उनके कॉलम्स लिखेंगे। फिर ये जो इंडेक्स पॉइंटर है इनको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही आएगा कि हमने सबसे पहले लिखना 0। फिर हमने जो है ना वो वेरी फर्स्ट रो में से कितनी वैल्यूज ली हैं 2, तो जो सेकंड है उसके अंदर हम लिख देंगे 2 को लिख देंगे। फिर उसके बाद जो उससे नेक्स्ट रो उसमें से कितनी वैल्यू ली है 1, तो 1 को जो है ना इस 2 के अंदर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उससे जो नेक्स्ट वैल्यू रो है हमारे पास उसमें से कितनी वैल्यूज ली हैं 0, तो 0 + 3 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, तो हम नेक्स्ट में क्या स्टोर कर देंगे 3 कर देंगे। फिर उससे नेक्स्ट में भी हमने कितनी वैल्यूज ली हैं 0, तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 + 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट है हमने 3 वैल्यूज ली हैं, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो आई होप सो आपको CSR की भी अच्छे से समझ आ गई हो। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन इसको यूज बहुत ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है जब इसको हम यूज करते हैं। फिर दूसरा जो है ना हमारे पास वही कंप्रेस्ड स्पार्स है, लेकिन यहाँ पे रो की बजाय कॉलम होगा, तो ये CSR की बजाय क्या है CSC है। अब यहाँ पे हमारी जो डाटा वाली अरे होगी उसमें जाहिर सी बात है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कॉलम है, तो इसमें कॉलम वाइज डाटा होगा। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का डाटा आ जाएगा,
फिर सेकंड कॉलम की 3 वैल्यूज हैं तो वो 3 वैल्यूज आ गई हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो ये 3 वाले कॉलम की 2 वैल्यूज हैं, वो 2 वैल्यूज आ गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 वाले कॉलम की एक वैल्यू तो वो आ गई है। अब डाटा में अगर हमने डाटा जो है वो कॉलम वाइज लिखा है तो ये जो इंडाइसिस होंगे यहाँ पे फिर उल्ट होगा, यहाँ पे हम जो है ना वो इसके रोज के इंडेक्सेस लिखेंगे। तो पहले ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये 0 रो के अंदर है। फिर उसके बाद ये जो 5 है ये 1 रो के अंदर है। फिर उसके बाद 7, 1 और 2 जो है ये 4 रो के अंदर है। 7, 1 और 2 ये 4 रो के अंदर है। फिर उसके बाद ये जो 9 है ये किस रो के अंदर है, ये 6 के अंदर है, तो उसका भी ये जो 6 है ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स पॉइंटर्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5। तो हमारे पास यहाँ ये कितना होगा, ये 5 + 1 यानी 6 होगा, जैसे ऊपर रोज वाले केस में था। और इसमें भी हमारे पास सेम वही होगा कि सबसे पहले में 0 होगा, और 0 के बाद हमने जो है ना ये देखना है कि हमने फर्स्ट कॉलम में से कितने एलिमेंट्स लिए हैं, सिर्फ एक एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर हमने सेकंड में से कितने लिया है, कोई भी नहीं लिया, 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो थर्ड कॉलम है जो कि 2 है वाला, इसके अंदर से हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 3, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट में से हमने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो हमारे पास ये 6 हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट से हमने 1 लिया तो ये 7 हो जाएगा। आई होप सो आपको ये CSC की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अब ट्राइंगुलर मैट्रिसेस के अंदर जो है ना हम CSR या CSC इन दोनों में से किसी एक को भी जो है ना यूज कर ले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें जो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस है इसमें ये जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल से यहाँ तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा, या फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला सारा क्या होगा, ये 0 होगा। तो अगर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो सारा 0 है तो उसमें हमारे पास क्या है कि जब जब भी हमारे पास जो आई है ना वो लेस देन j है। अगर आप यहाँ पे देखो ना तो i की वैल्यू क्या होगी, 0, और j की वैल्यू 1 होगी, तो i लेस देन j। जब भी हमारे पास ये सिचुएशन होगी तो वहां पे हमारे पास क्या है, 0 वाली वैल्यू है, तो उनको हम इग्नोर करवा सकते हैं। ये जो लोअर ट्राइंगल वाला होगा इसमें जब भी हमारे पास जो है ना वो i ग्रेटर देन j होगा। अब i ग्रेटर देन j से मुराद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे हमारे पास i क्या है, वो ग्रेटर देन क्या है, j है। तो जब भी ये सिचुएशन होगी तो हमारे पास सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। तो ऐसे मैट्रिसेस क्या होते हैं, हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिसेस होते हैं और इनके अंदर CSR या CSC मेथड जो है ना वो अच्छे से काम करता है। कुछ के अंदर जो है वो दोनों सिचुएशंस आ सकती हैं, लाइक मतलब डायगोनल वाली वैल्यूज जो है ना, एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल जो है ना वो साथ साथ वाला एक वो मौजूद है और बाकी मौजूद नहीं है, उनके अंदर भी ये जो है ना अच्छे से काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना डिक्शनरी ऑफ कीज है। डिक्शनरी ऑफ कीज भी जो है ना ये बेसिकली COO की तरह ही है। इसमें हमारे पास जो है ना एक की हम बनाते हैं रो और कॉलम को यूज करके, कि रो नंबर कौन सा और कॉलम नंबर कौन सा है, और फिर उनसे जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है वो हम स्टोर कर लेते हैं। तकरीबन बिल्कुल जैसे हमारे पास CEO मेथड है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। फिर उसके बाद हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमने जो है ना सबसे पहले एक 2D मैट्रिक्स क्लास बनानी है। फिर उस 2D मैट्रिक्स क्लास के अंदर जो है ना हमने कोई एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स लेना है और उस मैट्रिक्स के अंदर ना ढेर सारी 0 0 वाली जो एंट्रीज है हमने वो रखनी है। और फिर उसके बाद उसको जो है ना हमने एक स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, और जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो COO होगा। अब COO में हमारे पास क्या होगा कि हम जो है ना वो 3 जो है ना वो ले लेंगे, अरेज ले लेंगे, और उन 3 अरेज के अंदर जो है ना एक के अंदर डाटा होगा, एक के अंदर नंबर ऑफ रोज होंगी और एक के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास हैश इंक्लूड है स्ट्रीम, देन उसके बाद है हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि उन्होंने हमें टास्क के अंदर बोला कि जो हमने वो मैट्रिक्स को रीड करना है ना, मैट्रिक्स क्लास के अंदर जो मैट्रिक्स हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका डाटा आपने एक फाइल से लेके आना है। तो आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अगर आप कर लो साथ में फाइल स्ट्रीम को तो वो भी अच्छा है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्लास। अब मैट्रिक्स क्लास के अंदर उसने हमें दिया हुआ था कि हमारे पास एक जो है ना डाटा नाम का डबल पॉइंटर है, उसके साथ अगर आप देखो ना डबल पॉइंटर है, एक ऊपर जो हमें वो क्वेश्चन दिया गया था 3 डायमेंशनल अरे के लिए, उसके साथ ये ट्रिपल पॉइंटर था। तो अगर हमने डायनामिकली 2D अरे बनानी होगी ना तो उसके लिए हम डबल पॉइंटर लेंगे, और अगर हम 3 डायमेंशनल बनानी होगी तो हम ट्रिपल पॉइंटर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास रोज और कॉलम्स है, जाहिर सी बात है अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे हमने बनानी है तो रोज और कॉलम्स होंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बाय डिफॉल्ट हम 0 रखेंगे, अगर कोई वैल्यूज पास हो जाएंगी तो वेल एंड गुड। फिर वो जो रोज और कॉलम्स की वैल्यूज पास होंगी हम वो रोज और कॉलम्स वाले वेरिएबल को जो है वो असाइन करवा देंगे। देन उसके बाद हम वो जो डाटा वाली डबल पॉइंटर वाली अरे है ना, सबसे पहले उसके ऊपर जो है ना एक सिंगल पॉइंटर वाली अरे जो है ना उसको इनिशियलाइज करवाएंगे, क्योंकि वो डबल पॉइंटर है ना। तो डबल पॉइंटर को जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तो पहले हम उसको जो है ना नंबर ऑफ
जाहिर सी बात है जब भी हम कोई बनाते हैं अरे बनाते हैं तो पहले हमारे पास नंबर ऑफ रोज आएंगी, फिर इन रोज के अंदर जो है ना हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो हम जो ये जो 2 डायमेंशनल अरे बना रहे हैं सबसे पहले हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, हम इसके अंदर नंबर ऑफ रोज बनाएंगे और नंबर ऑफ रोज क्या होंगी बेसिकली वो हमारे पास पॉइंटर्स होंगे। अब सपोज करें ना अगर मैंने 5 क्रॉस 5 की अगर एक अरे बनानी है तो सबसे पहले मैं जो है ना एक अरे लूंगा, उस अरे का हर एक इंडेक्स क्या है इटसेल्फ एक होगा पॉइंटर होगा, और उस एक पॉइंटर जो होगा ना वो एक जो इंडिविजुअल उसका इंडेक्स पॉइंटर होगा उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा एक डायनेमिक अरे बना दूंगा 5 साइज की। तो हर एक रो के ऊपर जब 5 साइज की डायनेमिक अरे होगी तो मेरे पास एक 5 क्रॉस 5 की एक अरे बन जाएगी। पहले मैंने यहाँ पे एक डायनेमिक जो है ना पॉइंटर्स की रोज ली, फिर उस हर एक जो है ना वो रो के ऊपर ना मैंने फॉर का लूप लगा के हर एक रो के ऊपर जो है ना नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो असाइन किए, और नंबर ऑफ कॉलम्स को असाइन करते हुए साथ में मैंने जो है ना ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो है ना ये एम्प्टी दी है ताकि हर एक जो है ना इंडेक्स के ऊपर 0 स्टोर हो जाए। उसके बाद हम जो है ना एक डिस्ट्रक्टर बनाएंगे और डिस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे लूप लगा के और जो हमने डायनेमिक अरे रोज के ऊपर जो है ना एक इंडिविजुअल कॉलम जो है ना उसको हमने क्रिएट किया था ना डायनामिकली उसको हम डिलीट करवाएंगे, और जब हम लूप के जरिए उसको हम डिलीट करवा लेंगे हर एक रो के ऊपर जो हमने कॉलम डिलीट किया था कॉलम सॉरी हमने क्रिएट किया था, तो उसके बाद हम जो डाटा इटसेल्फ है उसको भी डिलीट करवा देंगे जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ रोज ना वो बनाई थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना एक आ रहा है इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक जो है ना वो कोई सेकंड ऑब्जेक्ट पास होगा, तो सेकंड ऑब्जेक्ट से हम सबसे पहले क्या करेंगे उससे जो नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स है उसकी हम वो इनिशियलाइज करवा देंगे जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए। फिर उसके बाद कॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो डाटा वाली अरे है उसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे न्यू इंट स्टैटिक रोज के साथ, उसके उसकी भी नंबर ऑफ रोज वही आ जाएंगी जो हमारे पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट की हैं। फिर उसके बाद हम फार का लूप लगाएंगे, एक फार का लूप लगा के हम क्या करेंगे कि हम जो डाटा वाली अरे है ना उसके हर एक इंडेक्स के ऊपर जो है ना नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्रिएट करेंगे डायनामिकली कॉलम क्रिएट करने के बाद हर एक कॉलम के ऊपर जो डाटा है ना जो अदर वाली ऑब्जेक्ट के पास जो डाटा के जो वैल्यूज है ना हम उसके ऊपर वो जो है ना वो सेट करवा देंगे। तो यूं एक ही लूप से जो है ना हमारे पास अरे भी बन जाएगी और साथ में जो वैल्यूज हैं वो भी कॉपी हो जाएगी। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है कि वो सिमिलर जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की होता है, तो उसके ऊपर मैं मजीद टाइम जो है वो जाया नहीं करूंगा। फिर उसके बाद है सेट वैल्यू। अब सेट वैल्यू में हम रो और कॉलम जो है वो पास करेंगे साथ में वैल्यू पास करेंगे, तो उस लोकेशन के ऊपर जो वो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद है गेट वैल्यू के अंदर हम रो और कॉलम को पास करवाएंगे तो अरे से वो जो डाटा है वो रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद है डिस्प्ले के अंदर हम एक नेस्टेड लूप लगाकर उस मैट्रिक्स की हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को जो है ना हम प्रिंट करवा देंगे। क्वेश्चन में ना उसने हमें जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला जो फंक्शन है ना या जो ऑपरेटर है इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए उसने बोला था कि इसको भी आपने ओवरलोड करना है। अब इसको ओवरलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साथ में एक पैरामीटर देंगे रो। जब भी हम जो ऑब्जेक्ट हम उस मैट्रिक्स का क्रिएट करेंगे ना सपोज M1 M1 के साथ अगर हम जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर कोई भी रो का नंबर पास करेंगे ना तो हमें वो एक इंडिविजुअल रो जो है ना उसके अंदर जितना भी डाटा वो हमें वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है स्पार्स मैट्रिक्स। अब स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर जो है ना जो उसने हमें टेम्पलेट दिया हुआ था उसके अंदर एक तो ये था इंट नॉन जीरो, दूसरा ये हमारे पास एक डबल जो है ना वो पॉइंटर था एस मैट, और उसके बाद फिर उसने नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना हमें बताया हुआ कि वो 3 होंगे। 3 नंबर ऑफ कॉलम क्यों, क्योंकि वो जो COO वाला मेथड है ना कोऑर्डिनेटेड लिस्ट वाला हम वो इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और उसके अंदर हम कितनी अरेज बनाते हैं 3, एक डाटा वाली एक रो वाली और एक कॉलम वाली। तो हमारी ये जो हम एक अरे क्रिएट करेंगे ना यहाँ से 2 डायमेंशनल उसके 3 कॉलम्स होंगे और उसका जो हर एक कॉलम है ना उसके जो 3 कॉलम है उसमें से एक डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, एक रोज को रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट कॉलम जो है हमारा रोज को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कॉलम जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा और थर्ड कॉलम जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा डाटा होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमने जो है ना यहाँ पे उसको ये बताना है ये जो नॉन जीरो है ना इससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी वैल्यूज है। सपोज कर लेना उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 100 बाय 100 का मैट्रिक्स है और 100 बाय 100 या फिर एक सपोज कर लें आप 10 बाय 10 का मैट्रिक्स है। 10 बाय 10 के मैट्रिक्स के अंदर 100 एंट्रीज आ सकती है, उसमें से जो 85 एंट्रीज है वो जीरो है, सिर्फ 15 वैल्यूज है ना जो 15 वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो है। तो हम सबसे पहले उनको काउंट करेंगे और स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे पास करेंगे 15, तो उससे क्या होगा हमारे पास एक 15 बाय 3 का एक जो है ना वो मैट्रिक्स बन के आएगा। अब इस 15 बाय 3 मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो हर एक रो होगी ना उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्चुअल जो हमारे पास है ना मैट्रिक्स उसके अंदर जो रो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो उसके कॉलम को, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो जो उस रो और कॉलम के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
तो नॉन जीरो यहाँ पे पास होगा, वो नॉन जीरो जो है हम वो इस प्राइवेट मेंबर को जो है वो असाइन करवाएंगे। फिर उसके बाद हम जो है ना एस मैट नाम का ये जो पॉइंटर है, डबल पॉइंटर, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज बनाएंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, जितनी वैल्यू यहाँ पे पास होगी, जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद हर एक रो के ऊपर हमने जो है ना एक 3 साइज का जो कॉलम है ना वो डायनामिकली क्रिएट कर देना फॉर का लूप लगा के। फिर उसके बाद हमारा इसका जो है वो डिस्ट्रक्टर आ जाएगा। डिस्ट्रक्टर में हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर का लूप लगा के उसकी हर एक जो हमने कॉलम क्रिएट किया था, हर एक कॉलम को डिलीट करवाएंगे। कॉलम को डिलीट करवाने के बाद फिर वो जो हमारा डबल पॉइंटर है उसको इटसेल्फ को भी क्या करेंगे, डिलीट करवा देंगे, ताकि जो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज के पॉइंटर्स क्रिएट हुए हैं वो भी डिलीट हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे मेन फंक्शन है ना वो है कन्वर्ट फ्रॉम मैट्रिक्स। कन्वर्ट फ्रॉम मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या पास हो रहा है, मैट्रिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास होगा। जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स पास होगा हमने सबसे पहले उससे क्या लेना है, उसके अंदर ये देखना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब उसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे। वो फॉर का लूप क्या करेगा, वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को जो है वो कॉल करेगा, उससे एक नेस्टेड लूप लगाएगा। और नेस्टेड लूप लगा के उस हम जो है ना उस मैट्रिक्स की हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को देखेंगे कि क्या वो नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो है तो हम काउंट वाले वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो ये इतना कोड रन होने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है। तो नॉन जीरो वैल्यूज किसके अंदर काउंट होंगी, ये काउंट वाले वेरिएबल के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, ये इस नॉन जीरो को इनिशियलाइज करवा देंगे इस काउंट के साथ। और देन हम क्या करेंगे कि एस मैट को उस नॉन जीरो वाली वैल्यूज जितने कॉलम्स जो है हम वो असाइन करवाएंगे। कॉलम्स असाइन करवाने के बाद फिर हम फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर का लूप लगा के हम हर एक रो के ऊपर क्या करेंगे, एक 3 साइज का जो कॉलम है हम वो क्रिएट करेंगे। तो 3 साइज का जो कॉलम है हम सबसे पहले वो क्रिएट करेंगे। 3 साइज का कॉलम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारी अगर आप देखो ना तो एक इफ की कंडीशन लगी हुई है। वो इफ की कंडीशन क्या कर रही है कि जो हमारा एक्चुअल है ना मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट, उसमें देख रहे हैं कि जो नॉन जीरो वैल्यू है ना, जैसे ही हमारे पास एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी ना तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्पार्स मैट्रिक्स है उसमें जो जीरो इंडेक्स होगा ना उस रो का, उस जीरो इंडेक्स के ऊपर हम क्या स्टोर करवाएंगे, आई को, यानी रो वाली वैल्यू को। वन इंडेक्स जो कि सेकंड कॉलम है उसके ऊपर हम जे को स्टोर करवाएंगे जो कि कॉलम की वैल्यू है। और जो टू इंडेक्स है उसके ऊपर हम वो जो वैल्यू इटसेल्फ जो डाटा है उसको स्टोर करवाएंगे। और फिर साथ में जो इंडेक्स है हमारा वो हम जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे रो वाले इंडेक्स के अंदर। इससे हमारे पास जो है ना वो स्पार्स मैट्रिक्स बन जाएगा। अब जब वो स्पार्स मैट्रिक्स बन जाएगा फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं या उसके अंदर कोई मजीद ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे वो डिस्प्ले वाला उसका है। अब वो डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम एक फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर का लूप जो है जितनी उसकी रोज है उतने टाइम्स चलेगा और उसके अंदर क्योंकि सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है ना उसके तीनों कॉलम की जो वैल्यूज हैं साथ में वो प्रिंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इफ स्ट्रीम से इंट मेन के अंदर आके इफ स्ट्रीम से एक फाइल ओपन की है जिसका नाम है matrix.txt। ये matrix.txt फाइल के अंदर क्या है, मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले ऊपर पड़ा हुआ 5 और एक स्पेस के बाद फिर 5 है। इसका मतलब है कि इससे नीचे ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसका साइज क्या है, 5,5 का साइज है इसका। और सबसे पहले जो है ना मैंने दो वेरिएबल लिए हैं एन और एम। एन और एम के अंदर क्या रीड करूंगा, मैं 5,5 को रीड करूंगा, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो पास करूंगा और इसके अंदर वो एक मेरे पास 5,5 का जो है ना एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जो है ना एक फॉर का लूप लगा के, नेस्टेड लूप लगा के, जो कि 5 × 5 टाइम्स जो है ना वो चलेगा। एक इंटीजर का वेरिएबल लूंगा वैल, फाइल में से हर एक वैल्यू को रीड करके उसको बार बार जो है ना वो मैं उस मैट्रिक्स के अंदर जो है ना वो सेट करवा दूंगा। तो इसके अंदर ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं तो ये लूप की हर एक आइटरेशन के साथ जो है ना ये पिक होके आएंगी और पिक होके आने के बाद जो मैट्रिक्स है उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। मैट्रिक्स के अंदर स्टोर जब हो जाएंगी फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिस्प्ले इसका कॉल करूंगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक दफा जो है ना वो 5,5 का जो है ना वो मैट्रिक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कन्वर्ट फ्रॉम मैट्रिक्स वाला जो फंक्शन है उसके अंदर इसको पास करूंगा जो कि एक स्पार्स मैट्रिक्स का जो ऑब्जेक्ट है उसके जरिए कॉल होगा। और फिर उसके बाद ये जो स्पार्स मैट्रिक्स है उसको भी मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। अब अगर आप ये जो एक्चुअल मैट्रिक्स है इसमें देखो तो ढेर सारी जीरो वैल्यूज है और हमारे पास जो नॉन जीरो वैल्यूज है वो कितनी है, वो सिर्फ 4 है। तो इसको एक दफा रन करते हैं तो आपको कंप्लीट मैट्रिक्स और जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स है दोनों शो होंगे एक दफा। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये 5,5 का एक कंप्लीट मैट्रिक्स है ये। और फिर इससे ये जो हमारा स्पार्स मैट्रिक्स बना था ना इसके अंदर सिर्फ कितनी वैल्यूज थी, 4। तो ये 3 कहाँ पे है, ये 1,1 के ऊपर है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या है, रो 1 कॉलम 1 और वैल्यू क्या है वहां पे 3 है। फिर उसके बाद ये जो हमारा 7 है ये 2,4 के ऊपर है। तो हमारा 2,4 के ऊपर क्या है, 7। फिर उसके बाद 3,0 के ऊपर क्या है, 1। तो 3,0 के ऊपर क्या है, 1 है। फिर उसके बाद जो है 4,2 के ऊपर क्या है, 2। 4,2 के ऊपर क्या है, 2 है।
आई होप सो ये जितना भी लेक्चर था काफ़ी लेंथी था, लेकिन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को डिटेल के अंदर डिस्कस करूँ। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।